कहानी की शुरुआट में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर टाइसन को, जो कि बोल रहा होता है कि मुझे इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आए हुए सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं। अभी से 6 महीने पहले मैं जापान में था और मेरी मॉम एक रेस्टोरेंट ऑन करती थी। मैंने अपनी मॉम से कहा कि मैं यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा। टाइसन की मॉम कह रही होती कि जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जाते हुए टाइसन कह रहा होता है कि मेरा वेट मत करना क्योंकि आज मैं नहीं आने वाला। टाइसन ने जो कहा था वो सच हो गया। जैसे ही वो रोड पे गया, ट्रक ने उसकी विश को कंप्लीट कर दिया। फिर टाइसन की सोल वहां से गिरना स्टार्ट हुई। सबसे पहले उसकी सोल गिरी हेल में। वो वहां पे हेल की गहराइयों में गिर रहा था। उसके सामने बहुत सारे खतरनाक डीमंस आ रहे थे, जिनको देख के वो काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन कुछ देर के अंदर उसकी सोल हेल से भी नीचे गिर गई और अब वो फाइनली आ चुका था इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर। पावरफुल डीमंस तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पे इमॉर्टल सेक्ट्स हैं जो कि सभी लोग की रक्षा करते हैं। गिरते हुए टाइसन सोच रहा होता है कि काफी देर से मैं गिर रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं रुक रहा। आखिर मुझे कब तक गिरना होगा। तभी टाइसन देखता है कि वो एक बंदे की बॉडी के ऊपर लैंड करने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा घायल दिख रहा है। फिर टाइसन की सोल उस बंदे की बॉडी में आती है। आंखें खोलते हुए टाइसन सोच रहा होता है कि मैंने ये क्या किया, मैं खुद तो मारा ही गया था, लेकिन साथ में मैंने एक और बंदे को मार दिया। मैं यहाँ पे 3 वर्ल्ड से गिरते हुए आ रहा हूँ, तो पक्का से इस बंदे के ऊपर मैं लाइट की स्पीड से गिरा हूँ और शायद यही वजह है कि ये बंदा मारा गया। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो एक नई लाइफ मिल गई है। अब मैं यहाँ पे बहुत पावरफुल बनूंगा। तभी टाइसन का सर दुखने लगता है और टाइसन को इस बॉडी के ओनर की मेमोरीज दिखने लगती है। टाइसन को पता चलता है कि इस बंदे का नाम भी यहाँ टाइसन ही है। जब टाइसन छोटा था तो उसकी फैमिली को डीमंस ने खत्म कर दिया। जैसे ही डीमंस टाइसन के ऊपर अटैक करने वाले थे और वो अपने जीने की आखिरी उम्मीद भी खो चुका था, तभी वहाँ पे टाइसन की हेल्प करने के लिए फीमेल मास्टर आ जाती है, जो कि एक ही झटके में सारे डीमंस को मार डालती हैं। लेडी मास्टर बोल रही होती है कि बच्चे डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। उस मास्टर को देख के टाइसन वहाँ पे रोने लगता है। लेडी मास्टर बोल रही होती है कि तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुमने यहाँ पे सरवाइव किया है। लेडी मास्टर बोल रही होती है कि तुम्हारी बॉडी की फाउंडेशन ठीक है, तो क्या तुम डिसाइपल बनना चाहोगे। टाइसन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता और वो इशारा करके बताता है कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। उस दिन के बाद से टाइसन ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। टाइसन का जो टैलेंट था वो बहुत नॉर्मल था, लेकिन वो उतना ही हार्ड वर्किंग भी था। जब उसकी मास्टर कॉमिक्स पढ़ रही होती थी, तब वो कल्टीवेशन की किताबें पढ़ रहा होता था। कल्टीवेशन करने के लिए उसे दिन रात एक कर दिए और बहुत मेहनत करी। जब टाइसन 16 साल का हुआ तो उसकी मास्टर ने बोला कि मुझे कुछ काम है, इसी वजह से मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे वापस आने में कुछ दिन लग जाएंगे, तुम यहाँ पे बैठे कल्टीवेट करना। टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जब आप यहाँ पे वापस आएंगे तो मैं आपको शॉक कर दूंगा। टाइसन इतनी मेहनत इसी वजह से करता था क्योंकि उसको डीमंस को मारना था। जब से वो अपनी मास्टर डिसाइपल बना है, वो माउंटेन से नीचे नहीं उतरा। जब तक वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके पावरफुल नहीं बनेगा, वो यहाँ डीमंस को नहीं मार पाएगा। इसी वजह से टाइसन बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए। वो यहाँ पे फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करता है। उसी दौरान वो ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाता है और उसकी शोल्डर शटर हो जाती है। जैसे ही ये टाइसन यहाँ पे मरता है, हमारा टाइसन इसकी बॉडी में आ जाता है। टाइसन बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इसको मैंने नहीं मारा, मैं तो यहाँ पे फालतू ही गिल्ट में आ गया था कि मेरी वजह से एक बंदा मारा गया। टाइसन के दिमाग में वो सीन्स आ रहे होते हैं कि कैसे उसके फैमिली रिलेटिव मारे गए, जिसकी वजह से उसे काफी बुरा लग रहा होता है। जो टाइसन है वो जापान में पला बड़ा है और मॉडल वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन की स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं होती। वो यहाँ पे वेपन्स के ऊपर रिलाई करते हैं। इसी से टाइसन यहाँ पे सोच लिया है कि वो यहाँ पे काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनेगा, जिसके पास में बेस्ट क्वालिटी के वेपन्स होंगे। कुछ दिनों तक इस वर्ल्ड में आने के बाद टाइसन को पता चलता है कि वो एक काफी पावरफुल सेक्ट का स्टूडेंट है, जिसका नाम है सुशांत सेक्ट। और टाइसन को ये भी पता चलता है कि उसकी सोल में एक गेप है, जहाँ पे व्हाइट टावर नाम की एक जगह है। जैसे ही टाइसन ने व्हाइट टावर को देखा, उसे वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे कि अगर टाइसन डीमंस को मारेगा तो उसे व्हाइट टावर रिवॉर्ड देगा और साथ ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी। जब टाइसन को पहली बार व्हाइट टावर की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली थी, कुछ देर तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था। उसे यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद है, अगर वो यहाँ पे डीमंस को मारेगा तो व्हाइट टावर उसको रिवॉर्ड देगा। शुरुआत में टाइसन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो बड़े मॉन्स्टर्स को मार सके। इसी वजह से वो सुशांत सेक्ट के कब्रिस्तान में गया, जहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर लैंटर्न मॉन्स्टर्स होते हैं। जो लैंटर्न मॉन्स्टर होते हैं उसे लाइट जा सकते हैं, वो यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते। इसी वजह से कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं मारता। अगर कोई नॉर्मल इंसान लैंटर्न मॉन्स्टर को मारता है तो वो बीमार पड़ सकता है, लेकिन कल्टीवेटर्स को चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जब टाइसन वहाँ पे पहले लैंटर्न मॉन्स्टर को मार रहा होता है, लैंटर्न मॉन्स्टर से बोल रहा होता है कि तुम मुझसे भी गंदी मौत मरोगे, तुम एक निहत्थे पे वार कर रहे हो। जब टाइसन लैंटर्न मॉन्स्टर को मारने के बाद व्हाइट टावर में आता है, उसे वहाँ पे की गैदरिंग पिल मिलती है। जो की गैदरिंग पिल होती है कुछ खास पिल नहीं होती, वो किसी के भी कल्टीवेशन को बहुत फास्ट कर सकती है। लेकिन कब्रिस्तान में लैंटर्न मॉन्स्टर की कोई कमी नहीं थी, इसी से टाइसन ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा और अपनी कल्टीवेशन काफी तेज कर लिया। जब एक बार टाइसन कब्रिस्तान में आया था, उसे काफी पावरफुल मॉन्स्टर मिल गया,
जिसकी पूरी बॉडी स्टोन से बनी हुई थी, लेकिन टाइसन ने अपनी बड़ी हुई कल्टीवेशन का यूज करते हुए उसे मार डाला। उस स्टोन मॉन्स्टर को मारने के बाद टाइसन को एक बड़ा रिवॉर्ड मिला, जो कि था एक मैजिकल वेपन गोल्डन ब्रिक। अगर आप इस गोल्डन ब्रिक को किसी मॉन्स्टर के सामने रखते हो तो वो अपने रियल फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। कोई भी मॉन्स्टर गोल्डन ब्रिक के रहते हुए अपना रूप नहीं बदल सकता, और ये अपने होस्ट को पावर देता है मॉन्स्टर को फील करने की। जो पिल्स मैजिकल वेपन और मैजिकल पावर होती है वो इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। यहाँ पे कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि सुशांत सेठ के बच्चों को भी आर्टिफैक्ट पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उन लोगों को मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है। अब टाइसन की स्ट्रेंथ इतनी हो चुकी है कि वो माउंटेन के नीचे जा सकता है। टाइसन को मॉन्स्टर को मारने से 2 जगह से रिवॉर्ड मिलता है, इसी वजह से अब वो काफी ज्यादा पावरफुल बन रहा है। जो हमारा टाइसन है मॉन्स्टर से काफी डर लगता है और उसे मॉन्स्टर्स को मारना पसंद भी नहीं है। लेकिन ये जो बॉडी है पुराने वाले टाइसन की है, जो कि हर पल से मॉन्स्टर्स को ही मारना चाहती है और ना चाहते हुए हमारे टाइसन को इस बॉडी की बात माननी ही पड़ती है। इसी वजह से हमारा टाइसन मिशन की वजह से कोठे पे आ रखा है। टाइसन को जो कोठे की मैनेजर होती है वो टॉप फ्लोर पे लेके आ गई होती है। वो बोल रही होती है कि सर आपको इस कमरे में लड़की मिल जाएगी। तभी टाइसन गेट खोलते हुए कहता है कि हेलो मेरा नाम है टाइसन। कोठे वाली लड़की बोल रही होती है यंग मास्टर आप तो काफी ठरकी मिजाज के लग रहे हैं, अभी यहाँ पे सुबह ही हो रही है और आप सुबह कोठा आ गए। वैसे मेरा नाम है नियान होंग और मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। टाइसन भी बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारा नाम काफी ज्यादा अच्छा लगा। नियान होंग बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। वैसे यंग मास्टर आप काफी नर्वस दिख रहे हैं, क्या आप यहाँ पे पहली बार आए हैं? टाइसन बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ 17 साल का ही हूँ, इसी से मुझे कभी भी एल्डर्स ने यहाँ पे आने ही नहीं दिया। नियान होंग बोल रही होती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगी। नियान होंग बोल रही होती है कि पहले हम लोग को ड्रिंक करनी चाहिए, ड्रिंक करने का आपको ऐसा लगेगा कि आप हेवंस में पहुंच गए। टाइसन चिढ़ते हुए कह रहा होता है कि हम हेवंस में ऐसे नहीं पहुंच सकते, हम उसके लिए कल्टीवेशन करनी पड़ती है। नियान होंग सोच रही होती है बंदा काफी ज्यादा अजीब है, आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको मेरी रियलिटी के बारे में पता चल चुका है, लगता है यहाँ पे मुझे और भी अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर नियान और टाइसन के पास में आते हुए कहते चले अपने काम को शुरू करते हैं। तो अभी जो टाइसन होता है वो अपनी पैंट को खोल देता है और उसमें से कुछ निकालने लगता है। ये देख के नियान भी काफी डर गई होती है। फिर टाइसन अपने पास से गोल्डन ब्रिक निकाल लेता है और बोल रहा होता है कि फाइनली मुझे ये मिल गया। तभी नियान होंग चिल्लाते हुए कहते कि हम इसका क्या करेंगे, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। तभी टाइसन इशारा करते हुए बोलता है कि वहाँ पे देखो, वहाँ पे सुपरमैन है। नियान होंग बोल रही होती है कहाँ पर है। तभी टाइसन अपने गोल्डन ब्रिक से नियान होंग के सर पे मार देता है, जिससे कि नियान होंग का डिमोनिक चेहरा सामने आ गया होता है। नियान होंग चिढ़ते हुए कह रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़े झूठे हो, तुम यहाँ पे मुझे मारने के लिए आए हो। ठीक है, मैं भी एक्टिंग नहीं करने वाली, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिर एक डीमन की पावर क्या होती है। ये बोलते हुए स्पाइडर डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। टाइसन बोल रहा होता है कि ये पहली बार है जब मैं किसी इतने पावरफुल मॉन्स्टर के सामने से फाइट कर रहा हूँ। स्पाइडर डीमन बोल रही होती है लड़के तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है, अब तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले। तो अभी टाइसन वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हुए कह रहा होता है कि मैं कोई नॉर्मल लड़का नहीं हूँ, मैं एक कल्टिवेटर हूँ जो कि यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया है। मेरा नाम है टाइसन और मैं सुशांत सेठ का डिसाइपल हूँ, मुझे यहाँ पे ऑर्डर मिला है तुम्हें मारने के लिए। स्पाइडर डीमन अटैक करते हुए सोच रही होती है क्या इसने सुशांत सेठ कहा? जो यहाँ पे सुशांत सेठ है वो काफी पावरफुल सेक्ट है और वो काफी सालों से डीमंस को मारते हुए आ रही है। मुझे डर है कि ये बंदा मुझे मार सकता है, मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर जो स्पाइडर डीमन होती है वो टाइसन के ऊपर जाल फेंक देती है और वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। टाइसन बोल रहा होता है जाल बहुत वीक है, तुम इससे मुझे नहीं रोक सकती। ये बोलते हुए टाइसन अपनी एनर्जी बीम से स्पाइडर डीमन को मार देता है। मरते हुए स्पाइडर डीमन सोच रही होती है कि मैं 100 साल तक प्रैक्टिस कर रही थी, तब जाके मैं ट्रांसफॉर्म हो पाई, मुझे भी ह्यूमन वर्ल्ड में आए हुए 1 साल तक नहीं हुआ था और मैं मारी गई। फिर जो स्पाइडर डीमन होती है वो गिरते हुए नीचे फ्लोर पे चली जाती है। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पे गिरती है वहाँ की जमीन टूट जाती है और जमीन के नीचे बहुत सारे स्केलेटन दफन होते हैं। सारे बंदे डरते हुए कह रहे होते हैं कि ये तो एक डीमन है और देखो यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स हैं, पक्का इसी डीमन ने इनको मारा होगा। फिर जो स्पाइडर डीमन होती है उसकी बॉडी में से उसकी सोल निकल जाती है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि मुझे काफी डर लग रहा है, आज का दिन कभी भी यहाँ पे नहीं आया करूंगा। वही जो स्पाइडर डीमन की सोल होती है वो ऊपर जा रही होती है। स्पाइडर डीमन भी सोच रही होती है कि मेरी सोल गायब क्यों नहीं हो रही, आखिर मैं हवा में क्यों उड़ती जा रही हूँ। तभी वो एकदम डर जाती है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गई। स्पाइडर डीमन सोच रही होती है कि ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है, पहले यहाँ पे इसे मुझे मार दिया, अब मेरी सोल को भी यूज करेगा। टाइसन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत करी और मुझे इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। सच में एक पावरफुल डीमन से फाइट करना काफी थकाने वाला काम है, अगर मेरे पास मेरी गोल्डन ब्रिक नहीं होती तो मैं कभी भी इस डीमन को ढूंढ नहीं पाता। सच में जो व्हाइट टावर है वो काफी अच्छे रिवॉर्ड देता है। अब जबकि मेरे पास स्पाइडर डीमन की सोल आ चुकी है तो फिर वक्त आ चुका है व्हाइट टावर में चलने का। ये बोलते हुए टाइसन व्हाइट टावर में आ जाता है। जैसे ही टाइसन अंदर एंटर करता है बहुत सारे प्रिजन बने हुए होते हैं। टाइसन बोल रहा होता है बहुत सारे प्रिजन खाली हैं, अभी तो इनमें से एक तक नहीं भरा। फिर जो टाइसन होता है वो रिफाइनिंग सिस्टम के पास में आ गया होता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मुझे अच्छा रिवॉर्ड देना। ये बोलते हुए टाइसन बटन प्रेस कर देता है। वहाँ पे जो स्पाइडर डीमन की सोल होती है वो एक रूप में बदल जाती है। सिस्टम बता रहा होता है कि ये एक ऐसी रूप है जैसे ही आप अपनी एनर्जी को इसके अंदर डालेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा
और भले इसके सामने कितना ही पावरफुल एनिमी क्यों ना हो, ये उसे बांध के रखेगा। एक बार जब ये रोप एनिमी को बांध लेती है, उसके बाद में एनिमी कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी जो डेस्टिनेशन है वो मौत ही है। टाइसन सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल का वेपन है, फ्यूचर में मेरे ये काफी ज्यादा काम आने वाला है। आगे टाइसन व्हाइट टावर से बाहर आ गया होता है और सोच रहा होता है मेरे पास 2 आर्टिफैक्ट हो चुके हैं, एक तो है गोल्डन ब्रेक और दूसरी है मैजिक रोप। इन दोनों का यूज करते मैं किसी भी डीमन को हरा सकता हूँ। तो अभी टाइसन को फील होता है कि उसकी बॉडी कोई मूव कर रहा है। टाइसन बोल रहा होता है लगता है कोई आया है। जैसे ही टाइसन अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसके मास्टर की तरफ से एक लेटर आया होता है। टाइसन बोल रहा होता है क्या मास्टर ने मुझे एक लेटर भेजा है? लेटर में लिखा हुआ होता है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी काम है, जल्दी वापस आओ। टाइसन सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, जो मेरी मास्टर वो काफी दारू पीती हैं और दिन में कॉमिक्स पढ़ती रहती हैं। उन्होंने यहाँ पे टोटल 23 वर्ड का लेटर लिखा है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ खतरनाक काम कर दिया है, जिसको जाके मेरे को देखना पड़ेगा। जब टाइसन कोटे से बाहर निकलता है तो गार्ड्स बोल रहे होते हैं थैंक यू मास्टर, आपकी वजह से मेरा कोटा तबाह हो गया। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर कैसे लोग हैं, मैंने यहाँ पे इन लोगों की जान बचाई है, लेकिन फिर भी लोग मेरे को थैंक यू नहीं बोल रहे। आगे जो टाइसन होता है वो सुशांत सेट के लिए निकल गया होता है। पूरे एक दिन तक उड़ने का टाइसन कह रहा होता है कि फाइनली मैं सेट पहुंच गया। हॉल में आते टाइसन सोच रहा होता है कि पक्का कुछ सीरियस हुआ है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे मास्टर ने बुलाया है। अपनी मास्टर के पास जाने से पहले टाइसन अपना मुंह ठीक कर लेता है। कमरे में एंटर करते टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर मैं वापस आ गया। मास्टर आपने मुझे बुलाया था, क्या हुआ मास्टर? वही हम देखते टाइसन की मास्टर को जो कि आराम से सो रही होती हैं। हमें बताया जा रहा होता है कि सुशांत माउंटेन का 36 पीक है और इस पीक का नाम है सिल्वर स्वॉर्ड पीक। मास्टर फिनिक्स उड़ते हुए कह रही होती क्या सुबह हो गई? और टाइसन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो मिशन पे गए थे ना? टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर आपने मेरे पास में लेटर भिजवाया था और आपने मुझसे कहा था कि मैं अर्जेंटली वापस आ जाऊं। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती कि अच्छा ऐसी बात है, हाँ मुझे याद आ गया, कल सुशांत सेट के हेडमास्टर ने सारे मास्टर्स को बुलाया था। उन्होंने हमसे कहा कि सुशांत कंपटीशन होने वाला है जो कि हर 10 साल में एक बार होता है। तुम्हें पता है यहाँ पे सारे मास्टर डिसाइपल भेजते हैं और जो भी डिसाइपल यहाँ पे कंपटीशन जीत जाता है वो बनता है चीफ डिसाइपल। टाइसन बोल रहा होता तो मास्टर मुझे इससे क्या करना है? मास्टर फिनिक्स बोल रही होती कल हमारी मीटिंग काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी वो कभी जुआनलिंग बोला। वो वहाँ पे बहुत एरोगेंटली बात कर रहा था, मुझसे उसका एरोगेंस सहा नहीं गया। वो बोल रहा था जो सुशांत सेट का चीफ डिसाइपल है वो उसी का डिसाइपल बनेगा। मुझे पे काफी गुस्सा आया। यहाँ पे सुशांत सेट के ना 36 पीक है और उसे लगता है उसका जेड स्वॉर्ड पीक है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे पीक से कोई भी चीफ डिसाइपल नहीं बन सकता। फिर हम दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गई। पता है मैंने फिर उसे एक बेट लगा ली, अगर यहाँ पे उसका डिसाइपल चीफ डिसाइपल बन जाता है तो मुझे यहाँ पे अपना फिनिक्स स्पीड जेट बट देना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे मेरा डिसाइपल चीफ डिसाइपल बन जाता है तो वो हमें अपना टॉप पीक दे देगा, हमारी जो रैंक है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। टाइसन सोच रहा होता है कि मास्टर ने मुझे फंसा दिया है। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती कि मैं तुम्हें पूछने के लिए बुलाया था, आखिर हमारी तरफ से कंपटीशन में किसको फाइट करना चाहिए? टाइसन बोल रहा होता है कि लगता है मास्टर आप भूल गई हैं, आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही डिसाइपल है, तो क्या आप मुझे फाइट करने के लिए कह रही हैं? मास्टर फिनिक्स बोल रही होती क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं अर्ली स्टेज के 3 रियलम पर हूँ, वही जो यहाँ पे बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो 5 रियलम से भी ऊपर हैं, आखिर मैं उनसे फाइट कैसे करूंगा? टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर मुझसे मजाक तो नहीं कर रही है ना? जो जेड स्वॉर्ड पीक वो सबसे ज्यादा पावरफुल पीक है और उनके पास तकरीबन 100 डिसाइपल्स हैं, जिनमें से कुछ तो गोल्डन को रियलम पर भी हैं और यहाँ पे उन्हीं लोगों का जीतने का सबसे ज्यादा चांस है। हमारा जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी मैं कुछ दिनों पहले डिवाइन रियलम पे पहुंचा हूँ, आखिर मैं यहाँ पे 100 बंदों से फाइट कैसे करूंगा? टाइसन सोच रहा होता है कि मास्टर आप क्या सोच रही हो? जो यहाँ पे चीफ डिसाइपल्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। जो यहाँ पे पूरी 36 पीक्स है वहाँ पे सभी लोग अपने बेस्ट डिसाइपल को भेजेंगे और ये बैटल काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर जो सेट के मेन 4 एल्डर्स होते हैं वो लीडर नहीं बन सकते तो उनके बाद सबसे पहले चीफ डिसाइपल का ही नंबर आता है। वो अगर लीडर बनने के लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट होता है। मास्टर मुझसे अचानक से कह रहे कि मुझे इतने सारे बंदों से फाइट करनी है और टॉप पे पहुंचना है। कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है कि जो मास्टर फिनिक्स है वो पीने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वो सुशांत सेट की नंबर 1 पियक्कड़ है। जो मास्टर फिनिक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। पहले सिर्फ और सिर्फ अपने कल्टीवेशन के बेस पर वो हाईएस्ट पीक पर थी, लेकिन सुशांत सेट के हेडमास्टर को लगा कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं है और ये बच्चों को मिसगाइड भी कर सकती हैं। अगर इनके पास में कोई भी डिसाइपल आता है और वो इन्हीं की तरफ पीने लगेगा तो फिर आखिर सेट का क्या होगा? इसी से इनको 36 पीक दे दिया गया। जब इनके पास में कोई भी डिसाइपल नहीं था तो ये माउंटेन से नीचे आई। उन्होंने एक बच्चे को बचाया जो कि मैं था और उसको अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट भी कर लिया। टाइसन सोच रहा होता है कि मेरी मास्टर कभी भी कुछ भी करती हैं, इनके बिहेवियर को लेकर हम कुछ भी नहीं कह सकते। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है कि टेंशन मत लो, तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास में पूरा आधा साल है, इतने में तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। अगर तुम यहाँ पे चीफ डिसाइपल बन गए तो मैं भी तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट किया करूंगी। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं चीफ डिसाइपल बन गया तो यहाँ पे मास्टर को काफी सारे ट्रेजर मिलेंगे और ये पक्का से इसका जुआ खेल लेंगी। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है अगर मैं सारे पीक की लीडर बन गई तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर मिलेगा
और तब तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दिया करूंगी। हम देखते जो टाइसन होता है वो अपने मास्टर के जेट पेंडन की तरफ देख रहा होता है। मास्टर फिनिश चिढ़ते हुए कह रही होती है कि आखिर तुम कहाँ पे देख रहे हो, लगता है तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रही हैं। मास्टर आपको तो पता है कि आपके पास में फिनिक्स स्पिरिट ब्लड जेड है और मुझे अपना बेस्ट देना पे कल्टीवेशन करने के लिए, तो मुझे कल्टीवेशन करने में इसकी हेल्प चाहिए होगी। मुझे उम्मीद है कि मास्टर मुझे ही दे देंगी। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है कि अच्छा तुम्हें जेड चाहिए था, सब तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये बाद में दे दूंगी। वैसे भी अब थोड़े टाइम की ही बात है, अगर तुम यहाँ पे चीफ डिसाइपल बन गए तो मैं यहाँ पे सारे पीक्स की लीडर बन जाऊंगी और मुझे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिला करेंगे। फिर देखते हो कि सेट मुझे कौन बेवड़ी बोलेगा। अभी मेरे पीठ पे सभी लोग मुझे बेवड़ी कहते हैं। फ्यूचर में रिसोर्सेज होंगे 30% तुम्हारे होंगे और 70% मेरे। उसका यूज करते मैं काफी अच्छी क्वालिटी की वाइन पीऊंगी, मुझे अभी सस्ती वाली वाइन नहीं पीनी पड़ेगी। ये बोलते हुए मास्टर फिनिक्स से चली जाती हैं। फिर जो टाइसन होता है वो बाहर आ गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि मेरे पास में सिर्फ आधा ही साल है, इतने कम टाइम में मुझे गोल्ड कोरियन तक पहुंचना है, वरना मैं उन लोगों को नहीं हरा पाऊंगा। मेरे पास में व्हाइट टावर है जो कि डीमंस को मारने पे काफी अच्छा रिवॉर्ड देता है और मुझे अपना बेस्ट देना डीमंस को मारने में। पहले मुझे चैंगियन पवेलियन जाना चाहिए ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं कि मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया है और मैंने कोठे वाली डीमन को मार दिया है। कहानी से अल्लाह बता रहा होता है जो चैंगियन पवेलियन है वो फर्स्ट पीक पे बना हुआ है। यहाँ तक ज्यादा जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो फर्स्ट पीक पर ही है। इतनी सारी जरूरी चीजें होने की वजह से फर्स्ट पीक बहुत सारे लोग आते रहते हैं। आगे जो टाइसन होता है वो चैंगियन पवेलियन आ गया होता है। टाइसन बोल रहा होता है जो चैंगियन स्वॉर्ड पवेलियन है इसका नाम स्वॉर्ड कॉइन के ऊपर रखा गया है जो कि हमारे सुशांत सेट की करेंसी है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है कि टाइसन आपका स्वागत है, आपने जहाँ पे मिशन कंप्लीट किया था उसका ये रिवॉर्ड है। टाइसन बोल रहा होता है बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। कहाँ से वाला बता रहा होता है जो इमॉर्टल वर्ल्ड है वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जिस चीज की वैल्यू है वो है स्पिरिट स्टोन्स, वो स्पिरिट स्टोन से बने हुए हैं। कहानी से वाला बता रहा होता है जो पहले स्पिरिट स्टोन हुआ करते थे उनको यहाँ पे करेंसी के तौर पे यूज किया जाता था, लेकिन बाद में उनको शेप दे दिया गया और उनको बटरफ्लाई कॉइन बना दिया गया। लेकिन बटरफ्लाई कॉइन बनाने में काफी दिक्कतें आती थी, इसलिए अब उनको एक नॉर्मल शेप दिया गया है और उनको बना दिया गया है स्वॉर्ड कॉइन। फिर जो टाइसन था वो चैंगियन पवेलियन के सेकंड फ्लोर पे आ जाता है। टाइसन बता रहा होता है कि फर्स्ट फ्लोर में रिवॉर्ड मिलते हैं, वही हमको सेकंड फ्लोर में मिशन मिलते हैं। जितने ऊपर वाले फ्लोर पे आप जाओगे आपको उतनी खतरनाक मिशन मिला करेंगे और उनका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। काय अंदर एंटर करते हुए बोल रहा होता है कि मिस्टर शन फिर से आ गया। मिस्टर शन बोल रहे होते हैं कि तुम बाहर ही खड़े हो, अंदर आ जाओ, तुम यहाँ पे काफी जल्दी वापस लौटे हो, लगता है कि तुम्हारा जो पहला मिशन था काफी जल्दी कंप्लीट हो गया है। टाइसन बोल रहा होता है कि आपने मुझे काफी अच्छा मिशन दिया था, इसी वजह से सब कुछ आराम से हो गया। मैं यहाँ पे मिशन कंप्लीट करने का था, आपको हेलो कहने के लिए आया था। मिस्टर शन बोल रहे होते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई काम नहीं होगा, चलो हम लोग चेस खेलते हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि लास्ट टाइम मैं काफी लकी था, इसी वजह से मैं आपसे जीत गया, इस बार मैं आपसे शायद ही जीत पाऊंगा। मिस्टर शन बोल रहे होते हैं कि लड़के जीता तो चलती ही रहती है, तुम्हें पता है तुमसे हारने के बाद पूरा दिन सोचता रहा कि आखिर मैं तुम्हें कैसे हराऊं और अब मेरे पास एक तरीका आ गया तुम्हें हराने का, अब तुम मुझे नहीं जीत सकते। टाइसन बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो गेम को स्टार्ट करते हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि अगर मैं आपसे जीत गया तो आपको मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आखिर सबसे बेस्ट मिशन कौन सा है। मिस्टर शन बोल रहे होते कि तुम जो भी बोलोगे मैं वही करूंगा। आधे घंटे बाद हम देखते मिस्टर शन बोल रहे होते कि ये क्या हो गया, मैं बहुत दिमाग लगा के खेल रहा था लेकिन मैं फिर भी हार गया, चलो कोई बात नहीं मैं इसको अगली बार हरा दूंगा। मिस्टर शन बोल रहे होते कि तुमको देख के लग रहा है कि तुम कोई बेवकूफ हो, लेकिन तुम यहाँ पे काफी खतरनाक हो, तुम्हारे यहाँ पे एक एक मूव तलवार जैसे थे जो कि मेरी गोटी को काटते चले गए। टाइसन बोल रहा होता कि मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। मिस्टर शन बोल रहे होते कि तुम्हें यहाँ पे टास्क चाहिए ना, मुझे बता तुम्हें किस टाइप का टास्क चाहिए। टाइसन बोल रहा होता है कि मुझे गॉड्स आर्टिस्टिक कंसेप्शन चाहिए, ऐसे मिशन करने में काफी आसान रहते हैं। मिस्टर शन बोल रहे होते कि तुम्हें डीमन को मारना काफी पसंद है, ठीक है मुझे तुम्हारे लिए काफी अच्छा मिशन मिल गया है। ये बोलते हुए मिस्टर शन टाइसन को मिशन दे देते हैं। टाइसन बोल रहा होता है तो पास ही गाँव का मिशन है, ये काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि अगर आपको सुशांत सेट में रिसोर्सेज चाहिए तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मिशन रखे हुए हैं, आप उनको करते हुए काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। जो बच्चे भी ट्रेनिंग में ही होते हैं वो लोग सेट से बाहर नहीं जा सकते, वो लोग सेट में रहते हुए छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन गेट की रखवाली करना, स्पिरिचुअल प्लांट्स उगाना और स्पेशल पेट का ध्यान रखना। वहीं जो टाइसन ने गॉड्स आर्टिस्टिक कंसेप्शन को चुना है, ऐसे मिशन से मास्टर ही कर सकते हैं जिनको सुशांत सेट से बाहर जाने की अलावेंस हो। जो ये वाले मिशन होते हैं वो काफी खास होते हैं क्योंकि यहाँ पे आप जाके वेल्दी फैमिलीज के काम करते हैं। वेल्दी फैमिलीज के जो मिशन होते हैं वो काफी हल्के होते हैं, वहाँ पे आपको नॉर्मल डीमंस को ही मारना होता है, लेकिन जो आपको रिवॉर्ड देते हैं वो काफी हैवी देते हैं, वो लोग थैंक यू के तौर पे गिफ्ट दे देते हैं, वो सेट के रिवॉर्ड से भी ज्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि वो वेल्दी फैमिली के लिए काम करें। जो हमारा टाइसन है वो मिस्टर शन के साथ में इसी वजह से गेम खेलता है। फिर जो टाइसन होता है मिंग फैमिली के पास में आ गया होता है। जो मिंग फैमिली के हेड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सर आपका स्वागत है, हम वह काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। फिर वो टाइसन को बैठाते हुए कहते चले हम लोग बैठ के बात करते हैं। हेड बोल रहे होते कि आप सुशांत सेट की तरफ से आए हुए हमारे लिए हीरो हैं, अब हमारी फैमिली काफी आराम से रह पाएगी,
टाइसन बोल रहा होता टेंशन मत लीजिए, अब यहाँ पे आपकी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। प्लीज मुझे बताइए कि आखिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मिंग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कि जो मेरी मिंग फैमिली है वो पिछले कई सालों से एस्टेब्लिश्ड है और वो सिर्फ अच्छे काम करते हुए आ रही है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारे साथ में ये सब क्यों हो रहा है। ये सब 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ था। हमारे पूरे घर के अंदर बिल्ली के म्याऊ करने की आवाज आ रही थी, जिसको सुनते हुए सभी लोग काफी दुखी हो गए और कुछ लोगों को तो दौरे भी आने लगे। फिर अगले दिन उस बिल्ली को हमारे एक वर्कर ने फ्रंट यार्ड में देखा। सर्वेंट ने बताया कि वो बिल्ली एक मॉन्स्टर है जो एक खून से लथपथ थी और सिर्फ उस बिल्ली को देखने के बाद में सर्वेंट की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। कल भी हम लोग को बिल्ली की आवाज आ रही थी, लेकिन ये आवाज आ रही थी बैक यार्ड से, जिसको सुनते हुए मैं और मेरी वाइफ काफी डर गए थे। यंग हीरो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को वो बिल्ली हमारे घर में घुस जाएगी और वो मेरे फैमिली मेंबर से अटैक करते हुए सभी लोग को मार डालेगी। प्लीज हमारी हेल्प करिए। टाइसन बोल रहा होता है घबराइए मत, मैं उस बिल्ली को खत्म कर सकता हूँ। टाइसन सोच रहा होता है जो ये मिंग युवान है ये काफी समझदार इंसान है। जैसे से घर पे सब होना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए टेंपल चला गया और जो टेंपल के लोग थे उन्होंने मिस्टर सन को मैसेज भिजवा दिया जिससे कि जल्द से यहाँ पे कुछ चांस से आ सके इन लोगों की हेल्प करने के लिए। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो बिल्ली यहाँ पे आ रही है वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक घोस्ट है, क्योंकि जो वो बिल्ली वो सिर्फ रात को अपीयर हो रही है, दिन के टाइम वो यहाँ पे नहीं आ रही और ऐसे काम सिर्फ घोस्ट करते हैं। और जो ये घोस्ट है ये भी काफी लो कल्टीवेशन वाला है, ये अपना दिमाग खो चुका है और इसे नहीं पता कि आखिर ये क्या कर रहा है। ये जो यहाँ पे डीमन कैट है पक्का से किसी मरी हुई बिल्ली की स्पिरिट होगी। टाइसन बोल रहा होता है कि मिस्टर मिंग युवान क्या आप लोगों ने हाल फिलहाल में किसी बिल्ली को मारा है क्या। मिंग युवान बोल रहा होता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, जो हमारी फैमिली वो एनिमल से बहुत प्यार करती है, हमने आज तक कभी भी किसी कुत्ते बिल्ली को नहीं मारा, यहाँ तक कि मेरी वाइफ को तो एनिमल से काफी प्यार भी है। टाइसन बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे आके मिंग मैंशन को इन्वेस्टिगेट करना होगा ताकि जब भी वो डीमन कैट सामने आए मैं उसे खत्म कर सकूं। मिंग युवान बोल रहा होता है कि मिंग मैंशन को आप अपना ही मानिए, आपको यहाँ पे जो भी कुछ करना आप कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकने वाला। टाइसन बोल रहा होता है कॉपरेशन के लिए शुक्रिया। आगे जो टाइसन होता है वो सुबह से लेकर शाम तक पूरे मिंग मैंशन को छानता है और वहाँ पे हर एक चीज इन्वेस्टिगेट करता है। हम देखते हैं शाम हो गई होती है। मिंग युवान बोल रहा होता है कि आपने काफी ज्यादा मेहनत करी, जल्दी यहाँ पे आपसे मिलने के लिए मेरी वाइफ आने वाली है। टाइसन बोल रहा होता है कि मुझे भी उनसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए सर्वेंट आती है जो कि बोल रही होती है कि मास्टर की वाइफ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, वो यहाँ पे आने की कंडीशन में नहीं है, आपको उनकी हेल्प करने के लिए चलना पड़ेगा। मिंग युवान बोल रहा होता है कि मुझे माफ करिएगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बोलते मिंग युवान से दौड़ते हुए चला जाता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मिंग युवान काफी अच्छा इंसान लग रहा है। जब इसकी वाइफ के ऊपर प्रॉब्लम आई तो ये दौड़ते हुए चला गया। वहाँ पे जब पास में सर्वेंट होती है वो बोल रही होती है कि आप सही कह रहे हैं, जो हमारे मास्टर है मास्टर मिंग युवान, उनकी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि जो उनकी वाइफ वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि उनको काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। हमारी जो मिस्टर है उनके लिए हमें काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिंग युवान वापस आ गए होते हैं। मिंग युवान बोल रहे होते हैं यंग हीरो मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपको यहाँ पे वेट करना पड़ा। टाइसन बोल रहा होता है कि आपकी वाइफ ठीक है। बैठते हुए मिंग युवान बोल रहा होता है कि हाँ वो ठीक है, कुछ दिनों से हमारे घर पे वो डीमन कैट आ रही है, इसी से वो काफी ज्यादा परेशान चल रही है। अगर हम लोग को इस मॉन्स्टर से छुटकारा मिल जाएगा तो वो पक्का से ठीक हो जाएंगी। टाइसन बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों का काम कर दूंगा। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी अंदर काफी तेज हवा आती है, अंदर का जो सारा सामान होता है वो उड़ने लगता है। मिंग युवान घबराते हुए बोल रहा होता है ये वही है, ये डीमन कैट है, इस बार ये हमें नहीं छोड़ने वाला। तभी टाइसन होता है वो गेट के बाहर चला जाता है। टाइसन सोच रहा होता है जीन एनर्जी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ये बात पक्का से कह सकता हूँ कि ये तो एक घोस्ट है, पर मुझे यहाँ पे डिमोनिक फील्ड भी फील हो रही है, आखिर ये कौन रिलीज कर रहा होगा। टाइसन पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है कि चीजें काफी ज्यादा अजीब है, आप लोग प्लीज छुप जाइए। लेकिन तभी टाइसन देखता है कि मिंग युवान और उसकी गार्ड पहले छुप चुके हैं। मिंग युवान बोल रहा होता है यंग हीरो फाइट करिए, हम यहाँ पे छुप गए हैं। टाइसन बोल रहा होता है ये लोग तो भागने में काफी ज्यादा तेज है, अगर ये लोग यहाँ पे इसी तरीके से भागते रहे तो भले सिटी को मॉन्स्टर क्यों ना कैप्चर कर ले, ये लोग ठीक रहेंगे। सच में काफी ज्यादा कमाल की एबिलिटी है। फिर टाइसन बोल रहा होता है ठीक है अपने काम को स्टार्ट करते हैं। हम देख टाइसन के सामने बिल्ली अपीयर हो गई होती है और टाइसन ने अपनी स्वॉर्ड भी निकाल ली होती है। बिल्ली को देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक है, ये यहाँ पे एक ऐसी स्पिरिट है जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी, और मैं ये बात भी बोल सकता हूँ कि ये स्पिरिट बड़ा नहीं है, ये पक्का से किसी बच्चे की स्पिरिट है। ये यहाँ पे कुछ ऐसा जैसे कोई पैदा होने से पहले ही मर गया हो, पर चाहे यहाँ पे जो भी बिल्ली काफी ज्यादा अजीब है, अगर ये एक बच्चे का घोस्ट है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। वो जो बिल्ली होती है वहाँ पे काफी जोर से दहाड़ रही होती है, लेकिन तभी वो टाइसन नोटिस कर लेती है। बिल्ली कूदते हुए टाइसन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वही टाइसन भी इस बिल्ली पे शॉर्ट से अटैक कर देता है। वो बिल्ली टाइसन के अटैक को डॉज करते हुए उसकी शर्ट फाड़ देती है। टाइसन बोल रहा होता है काफी ज्यादा क्लोज था, मैं यहाँ पे घायल भी हो सकता था। तभी टाइसन होता है शॉर्ट का यूज करते बिल्ली को स्टैप कर देता है। हम देखते हैं जहाँ पे बिल्ली को चोट लगी होती है वहाँ पे काफी सारी एनर्जी गदर होने लगती है। टाइसन सोच रहा होता है ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बिल्ली यहाँ पे एटमॉस्फेयर से पावर ले पा रही है, अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा
तो जितना ज्यादा ये घायल होगी उतनी स्ट्रॉन्ग ये बनती जाएगी। लगता है कि मैं इसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे किसी और चीज का यूज करना ही पड़ेगा। ये जो कैट है मेरे ऊपर स्पीड से अटैक कर रही है तो मैं इससे ज्यादा फास्ट हो जाऊंगा। फिर टाइसन होता है वो लगातार बिल्ली के अटैक को डॉज कर रहा होता है। जैसे वो बिल्ली टाइसन काफी ज्यादा करीब आ जाती है, टाइसन अपनी बाइंडिंग रोप का यूज करते हुए बिल्ली को पकड़ लेता है। टाइसन बोल रहा होता है काफी ज्यादा खतरनाक था, यहाँ पे सिर्फ एक मिस्टेक को मैं जान जा सकती थी, पर चलो अभी बिल्ली मेरे कंट्रोल में आ चुकी है, अब बहुत मजा आने वाला है। टाइसन सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि ये हाई क्वालिटी की बाइंडिंग रोप है, अगर ये एक लो क्वालिटी की रोप होती तो पक्का से ये डीमन कैट की स्पीड को मैच नहीं कर पाती और मुझे यहाँ पे मार पड़ती। चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ तो मुझे अपने काम को कंप्लीट कर देना चाहिए। ये बोलते टाइसन बिल्ली को मार देता है। बिल्ली की स्पीड को ऑब्जर्व करते टाइसन बोल रहा होता है पहले मिशन से काफी ज्यादा हार्ड था, स्पाइडर गर्ल तो काफी ज्यादा आराम से हार गई थी, लेकिन इस बिल्ली को हराने में काफी ज्यादा दिक्कत आई। तभी वहाँ पे मिंगियन और बाकी सारे लोग आते हैं। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि यंग हीरो आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, आपने हम लोग की जान बचा ली। टाइसन सोच रहा होता है जो इन लोगों की स्पीड है वो काफी ज्यादा है, जितनी जल्दी ये लोग गायब होते हैं उतनी ही जल्दी ये लोग अपीयर भी होते हैं। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टाइसन के कमरे में एक मेड आ रखी होती है जो कि बोल रही होती है यंग हीरो को मास्टर ने इनवाइट किया है ताकि हम लोग बैंकेट हॉल में सेलिब्रेट कर सके। यंग हीरो मास्टर ने मुझे बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, अगर आपको यहाँ पे कोई भी काम हो तो मुझसे बोल सकते हैं, क्या मैं आपके लिए कपड़े निकाल दूं? फिर टाइसन को देखते हुए बोलते कि आप तो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। टाइसन बोल रहा होता है कंसर्न के लिए शुक्रिया, पर मैं अपना काम खुद ही कर लेता हूँ, तुम जाओ जाके अपना काम करो। ब्रश करने के बाद मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। मेड बोल रही होती है ठीक है मास्टर मैं जा रही हूँ। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं बैंकेट में बाद में जाऊंगा, पहले मुझे यहाँ पे कुछ कंफर्म करना है। सबसे पहले मैं जाकर मिसेस मिंग को देखूंगा, आखिर वो सभी लोग के सामने अपीयर क्यों नहीं हो रही, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। आगे जो टाइसन होता है मिसेस मिंग के कमरे के बाहर आ गया होता है। टाइसन हिम्मत इकट्ठा करते हुए नॉक करता है। अंदर से कोई लड़की पूछ रही होती है कि बाहर कौन है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं सुना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी से मैं यहाँ पे विजिट करने के लिए आया हूँ। तभी अंदर वाली लड़की बोलती है कि आप सुशांत सेठ के यंग हीरो टाइसन है जो कि हम लोग को बचाने के लिए आए हैं, प्लीज मुझे माफ करिएगा, अभी मेरे लिए आपसे मिलना ठीक नहीं रहेगा, आपका यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। टाइसन सोच रहा होता है कि मिंग युआन से काफी अलग लग रही है, ये बिल्कुल भी उनकी तरह बिहेव नहीं कर रही। मिंग युआन काफी फ्रेंडली बंदा है, वहीं ये किसी से भी मिलना नहीं चाहती हैं, क्या यहाँ पे लोगों को अवॉइड करना इनका नेचर है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ के स्टाफ से सुना है कि जो आपकी तबीयत है वो ठीक नहीं है और आप एक लंबे समय से काफी बीमार चल रही हैं। मेरे पास सुशांत सेठ के सीक्रेट मेथड्स हैं, हो सकता है कि मैं उनका यूज करते हुए आपको ठीक कर दूं या फिर कोई बीमारी को थोड़ा सा तो कम कर सकूं। अगर आप मुझसे अभी नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं, मैं बाद में आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तभी अंदर से किसी की खुशखुशानी की आवाज आने लगती है। तो मिसेस मिंग गेट खोलते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, आपका बाहर खड़ा रहना ठीक नहीं लग रहा, प्लीज अंदर आ जाइए। आगे टाइसन होता है मिस मिंग के कमरे में आ गया होता है। जो मिस वांग होती है वो टाइसन के लिए कप फिल कर रही होती है और बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी, उस मॉन्स्टर की आवाज ने मुझे काफी डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन यंग हीरो आपने कर उस मॉन्स्टर को मार डाला, जिसकी तो मुझे काफी ज्यादा राहत मिली है और मुझे पहले से काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, अब मेरी तबियत के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। टाइसन बोल रहा होता चलिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, वैसे मैंने कल जिस कैट स्पिरिट से फाइट करी थी मुझे उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। मिसेस वांग बोल रही होती कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि आप इतना घबराइए मत, बस ये मेरी फीलिंग्स है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जो कल वो कैट स्पिरिट थी वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी, उसके अंदर 3 टाइप की प्रॉपर्टीज थी, वो एक बच्चे की स्पिरिट थी, वो एक एविल स्पिरिट भी थी और वो एक डिमोनिक स्पिरिट भी थी। ये जान के मुझे भी काफी ज्यादा शौक लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर मुझे चीजें काफी ज्यादा अजीब लगी और मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी और मुझे पता लगा यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी वजह से हो रही है। मिसेस मिंग घबराते हुए कह रही होती यंग हीरो पे कहने का मतलब क्या है, क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी है। टाइसन बोल रहा होता है कि आपने कोई भी गलती नहीं करी है, जो कल वो स्पिरिट थी वो एक बच्चे की स्पिरिट थी और एक बच्चा भले किसी भी सिचुएशन में हो सबसे पहले वो अपनी मॉम को ढूंढता है। जो यहाँ पे बिल्ली की स्पिरिट पिछले 3 दिन से घूम रही है, लेकिन उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो सिर्फ यहाँ पे म्याऊ म्याऊ करके रो रही थी ताकि कोई तो उसके दर्द को समझ ले और उसकी मॉम उसके पास में आ जाए, लेकिन उसके पास में कोई भी नहीं गया और तभी मुझे कुछ काफी ज्यादा अजीब लगा। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि आपको क्या अजीब लगा। टाइसन बोल रहा होता है कि मिंग युआन ने कहा था कि आपकी फैमिली काफी ज्यादा अच्छी फैमिली है और वो स्पेशली जानवरों से काफी ज्यादा प्यार करती है और आप लोगों ने कभी भी किसी एनिमल को हार्म नहीं किया। इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है, वो कैट अपनी मॉम को ढूंढ रही है और उसकी जो मॉम होगी वो पक्का से एक डीमन होगी। कैट के यहाँ पे अपीयर होने के बाद में सभी लोग उसके सामने आ चुके हैं, लेकिन जब से वो कैट अपीयर हुई है आप अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने आपको उस कैट से छुपा रही है, आखिर में से क्या मतलब समझूं। तभी जो मिसेस मिंग होती है वो हंसने लगती है। मिसेस मिंग बोल रही होती है यंग हीरो क्या पे कहने का मतलब है कि मैं एक डीमन हूँ। टाइसन बोल रहा होता है कि आप एक डीमन हो या नहीं ये वक्त बताएगा। तभी जो मिसेस मिंग होती है वो खड़ी हो जाती है। टाइसन बोल रहा होता है कि मिसेस मिंग का कोई प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमको बैठ के बात करनी चाहिए। मिसेस मिंग सोच रही होती है कि आखिर इस बच्चे को पता कैसे चल गया कि मैं एक डीमन हूँ। एक डीमन को बचाने के लिए आपकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए।
लेकिन जब बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बेसिक है, अब ये बिल्कुल ही पावरफुल नहीं है। दूसरा तरीका होता है डीमन को पहचानने का, वो होता है मैजिक वेपन। एक मिरर आता है जिसका नाम है डिमोनिक मिरर, जिसका यूज करते हुए आप डीमन को पहचान सकते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा रेयर आर्टिफैक्ट होता है। यहाँ के 100 माइल्स के एरिया में ऐसा सिर्फ एक ही मिरर है जो कि सुसान सेट के पास में है, लेकिन सुसान सेट को इतना रेयर आर्टिफैक्ट एक बच्चे को दे देगी मुझे नहीं लगता, पर फिर भी मैं यहाँ पे चांस नहीं ले सकती। क्या पता इस बच्चे के पास डिमोनिक मिरर हो। हम देखते हैं मिसेस मिंग ने अपने हाथ पर अटैक प्रिपेयर कर लिया होता है। मिसेस मिंग टाइसन से बोल रही होती है कि आपके पास में कोई डिमोनिक मिरर है। टाइसन बोल रहा होता है वो काफी रेयर आर्टिफैक्ट है, आखिर वो मेरे पास में कहाँ से हो सकता है। नहीं, मेरे पास कोई भी डिमोनिक मिरर नहीं है। हम देखते हैं टाइसन ने भी अपने हाथ के पीछे गोल्डन पिक को छुपा रखा होता है। वो दोनों ही खड़े हो गए होते हैं और कुछ भी कह नहीं रहे होते। टाइसन इशारा करते हुए बोलता है कि वो देखो आसमान में सलमान भाई, और मिसेस मिंग बोल रही होती है वो देखो कैटरीना। लेकिन तभी दोनों काफी घबरा जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि तो हमारी सेम ट्रिक को यूज कर रहा है। फिर जब मिसेस मिंग होती है वो हंसने लगती है। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि ठीक है मैं फालतू बातें नहीं करने वाली, तुम जब इस कमरे में एंटर किए थे तब मैंने एक कैंडल जलाई थी, और जो वो कैंडल थी वो एक पॉइजनस कैंडल थी। तुम यहाँ पे कब से पॉइजन को स्मेल कर रहे हो, जल्दी तुम यहाँ पे मारे जाओगे। अगर तुम यहाँ पे एंटीडोट चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मिंग मैशो छोड़ के जाना होगा, और कभी भी ये बात किसी को भी बताना कि यहाँ पे मैं रहती हूँ। टाइसन बोल रहा होता है कि मिसेस मिंग मैं सुशांत सेट का डिसाइपल हूँ और मैं पिछले बहुत सारे सालों से डीमन से फाइट करने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता ना कि आपकी इस चाल में फंस जाऊं। कमरे में एंटर करने से पहले मैंने काफी लंबी सांस भर ली थी। मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, आपने यहाँ पे इतना मेहनत करी थी, लेकिन मैं तो आपकी चाल में फंसा ही नहीं। मैं आपसे यही बोलूंगा मेहनत करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। मिसेस मिंग सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं काफी कॉशियस हूँ, लेकिन ये बंदा तो मुझसे ज्यादा कमाल का है। यहाँ पे एंटर करते ही काफी ऑन गार्ड था, इसने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि यंग हीरो मैंने आज तक कोई भी गलती नहीं करी है, ना ही मैंने किसी ह्यूमन को हार्म किया है। मैं मानती हूँ कि मैं एक डीमन हूँ, पर मैं यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से रहती हूँ ताकि मैं एक अच्छी लाइफ को जी सकूं। मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करने वाली। आपका मिशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए और ऐसे एक्ट करिए यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। ना ही मैं आपको जानती हूँ ना ही आप मुझे। टाइसन बोल रहा होता है कि मेरा ऐसे ही वापस चलाना सही नहीं रहेगा, मुझे अपना काम तो करना ही होगा। तभी जो मिसेस मिंग होती है वो अटैक कर देती है। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि मुझे आप पे अटैक नहीं करना था, लेकिन वो आप ही जिसने मुझे फोर्स किया। तभी टाइसन उस अटैक को डॉज करते अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। हम देखते टाइसन के स्वॉर्ड को मिसेस मिंग ने पकड़ लिया होता है। हम देखते हैं एक दूसरे के वेपन को खींचने दोनों काफी फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की टेबल भी टूट जाती है। टाइसन सोच रहा होता है सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी जब मिसेस मिंग होती है वो अपने विप को छोड़ देती है, जिसकी वजह से टाइसन का बैलेंस बिगड़ जाता है और मिसेस मिंग आगे बढ़ते हुए टाइसन के ऊपर अटैक करती है, पर टाइसन उनके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है। फिर टाइसन तब अपनी बाइंडिंग रोप को बाहर निकाल लेता है और उसका यूज करते हुए मिसेस मिंग पे अटैक कर देता है। लेकिन जो मिसेस मिंग होती है वो टाइसन की रोप को डॉज कर रही होती है, लेकिन तभी जो रोप होती है वो डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। मिसेस मिंग सोच रही होती है कि आखिर कैसा आर्टिफैक्ट है, ये कहीं से भी डायरेक्शन को चेंज कर पा रहा है। हम देखते जो रोप होता है मिसेस मिंग को बांध दिया होता है। मिसेस मिंग रोते हुए कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, आखिर तुम क्या करने वाले हो। फिर वो टाइसन को देखते हुए बोलते करते तुम मुझे मारने वाले हो। सच में हम डीमन से बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है, तुम लोग हमको देखते ही मार देते हो, चाहे हम लोग अच्छे हो या बुरे। टाइसन बोल रहा होता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपको नहीं मारने वाला हूँ। मिसेस मिंग रोते हुए कह रही होती है कि तुम मुझे मारने वाले नहीं हो तो फिर तुम क्या करोगे। मुझे लगा तुम एक काफी अच्छे सेट के डिसाइपल हो और अभी एक बच्चे हो, लेकिन तुम बहुत बुरे निकले। मुझे पता है कि तुम इस साथ में क्या करने की सोच रहे हो। तभी वहाँ पे मिंग युआन दौड़ते हुए आता है। मिंग युआन बोल रहा होता है कि आखिर कैसी आवाजें आ रही है। तभी वो काफी शौक रहे आते हैं क्योंकि टाइसन ने मिसेस मिंग को बांध रखा होता है। मिंग युआन बोल रहा होता है कि माय लेडी, यंग हीरो, आखिर आप लोग क्या कर रहे हो, लगता है कि मैं यहाँ पे गलत टाइम पे आ गया। टाइसन बोल रहा होता है कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे ही आए हैं। मिस्टर मिंग डरते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम आखिर मेरी और मेरी वाइफ के साथ में क्या करना चाहते हो। टाइसन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि आप काफी ज्यादा फालतू सोच रहे हैं, आपको यहाँ पे शांत होने की जरूरत है। जो आप सोच रहे हैं मैं वैसा कुछ भी नहीं कर रहा था। पहले आप ये रोप पकड़िए और मिसेस मिंग के खड़े होने में हेल्प करिए, बाद में आपको सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ। फिर जब मिंग युआन होता है वो मिसेस मिंग को खड़ा कर देता है। मिंग युआन बोल रहा होता है कि यंग हीरो, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था, पर उससे पहले आप मेरी वाइफ को फ्री करिए, आपने उसे ऐसे बांध के रखा जैसे कि ये कोई जानवर हो। टाइसन बोल रहा होता है कि मिस्टर मिंग युआन पहले मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पे मैं जो भी कुछ कहने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत बड़ा धक्का हो सकता है, पर आपको सुनना होगा क्योंकि ये सच है। मुझे डर है जो मिसेस मिंग की प्रॉब्लम्स है वो कभी ठीक नहीं होने वाली, वो लाइफ टाइम के साथ में रहेगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है क्योंकि ये एक डीमन है। मिंग युआन बोल रहा होता है कि तुम कह रहे हो कि मेरी वाइफ एक मॉन्स्टर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं मानता हूँ कि आपने मेरी फैमिली की लाइफ बचाई है, पर आप लोग मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तभी टाइसन तो पैंट में हाथ डाल देता है। टाइसन बोल रहा होता है कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी ये प्रूव कर देता हूँ, मेरे पास में एक तरीके की आइडेंटिटी सामने लाने का। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है,
मिस्टर मिंग मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने पहले ये बात आपको कभी भी नहीं बताया। मिंग युआन बोल रहे होते कि आप क्यों सॉरी बोल रही हैं, आखिर आपने मुझे क्या नहीं बताया है। तभी जब मिसेस मिंग होती है वो डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। मिसेस मिंग बोल रही होती कि हाँ ये सच कह रहा है, मैं एक डीमन हूँ। मिंग युआन बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, अगर तुम एक डीमन हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, तुम इंसानों से भी काफी ज्यादा अच्छी हो। मिसेस मिंग बोल रही होती कि आखिर कौन कहते हैं जितने भी डीमंस होते हैं वो सभी बुरे होते हैं। मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई, हम चारों सिटी के ऊपर काफी आराम से रहा करते थे। हमारी फैमिली काफी ज्यादा खुशहाल फैमिली थी। भले ही हम सभी मॉन्स्टर्स थे लेकिन हमने किसी को भी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं अपनी फैमिली के साथ में तकरीबन 100 साल तक रही। उसके बाद मैं मिंग युआन से मिली। मिंग युआन बोल रहा होता है कि ये कब हुआ था। मिसेस मिंग बोल रही होती कि हाँ तुम्हें याद नहीं होगा, जब हम पहली बार मिले थे तो मैं एक डीमन में फॉर्म में थी। उस टाइम मैं काफी ज्यादा घायल हो गई थी और वहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। 20 साल पहले तुम्हें तो जिसे मेरी हेल्प करी थी और वहाँ पे मेरी जान बचाई थी। मिंग युआन शॉक होते हुए बोल रहा होता है क्या वो बिल्ली तुम थी। मिसेस मिंग बता रही होती कि तुमसे मिलने से थोड़ी देर पहले ही मेरी वुल्फ के ग्रुप से फाइट हुई थी और वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गई थी क्योंकि जो मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी और अभी मैं काफी ज्यादा वीक थी। जब मैं वहाँ पे वुल्फ से बच के भागी मैं उस प्रिजन में फंस गई। मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं था। मैं वहाँ पे अपने फैमिली वालों को याद कर रही थी और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर बैठी थी। तभी वहाँ पे एक बच्चा जिसने की मेरी हेल्प करी। मिंग युआन बोल रहा होता है कि हाँ मुझे याद आया, जब मैं छोटा हुआ करता था तब मैं पढ़ाई करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से मैं स्कूल से भाग गया और जाके माउंटेन्स के अंदर खेलने लगा। तब मुझे काफी ज्यादा प्यारी सी कैट मिली थी। मेरा मन था कि मैं उस कैट को घर पे लेके चला जाऊं ताकि मैं उसका ट्रीटमेंट करा सकूं, लेकिन मैंने तुम्हें जैसे ही फ्री करवाया तुम यहाँ से भाग गई और फिर तुम मुझे कभी मिली ही नहीं। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि उस दिन के बाद से मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी। लास्ट 10 साल से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर कर लूं और मैंने ऐसा कर भी लिया। जैसे ही मैंने खुद को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर लिया मैं माउंटेन से वापस से नीचे आई। मैं तुमसे ही मिलना चाहती थी लेकिन किस्मत ने फिर से मिला दिया। इस बार सबसे ज्यादा कमाल की बात ये थी कि तुम बड़े हो चुके थे। उस दिन वहाँ पे बारिश हो रही थी और ह्यूमन के फॉर्म में तुमसे पहली बार वहीं पे मिली थी। मिंग युआन बोल रहा होता है कि मुझे भी लगा था कि हम पहली बार वहीं पे मिले थे, लेकिन ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि हम वहाँ पे दूसरी बार मिले थे। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि उसके बाद से सब कुछ एक ड्रीम की तरह है। हम लोगों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया, फिर हमारी शादी हो गई। हमारी ह्यूमन लाइफ थी वो काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। मिंग युआन बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा ना, तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो क्योंकि मैं एक पावरफुल डीमन नहीं हूँ। इसी वजह से जो बच्चा होगा वो एक डीमन होगा और जैसे ही बच्चा दुनिया के सामने आएगा सभी लोगों को पता चलेगा कि मैं एक डीमन हूँ। इसी वजह से जब भी कुछ ऐसा होने वाला होता मैं तुमसे कहती कि मुझे अपने घर जाना है और मैं माउंटेन पे चली जाती और उस बच्चे को अबॉर्ट करा देती। मिंग युआन रोते हुए कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुमसे बोला ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक ह्यूमन हो या डीमन। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि 10 साल हो गए हम लोग को साथ में रहते हुए, लेकिन लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। सच में मुझे आपके साथ में रहने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे जिस पेट आके रो रही थी वो और कोई नहीं मेरी ही बच्ची थी और अब मुझे और ये सब नहीं करना। फिर वो टाइसन के पास जाते हुए कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो या फिर तो मुझे मार दे या फिर यहाँ से निकल जाओ। मिंग युआन बोल रहा होता नहीं इनको मत मारना, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि इनको मरना पड़े। मिंग युआन बोल रहा होता है यंग हीरो अगर तुम मेरी वाइफ को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम हम लोग को जिंदा छोड़ दो। टाइसन सोच रहा होता है कि एक मॉन्स्टर का ह्यूमन वर्ल्ड में होना कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे इस डीमन को मार भी देता हूँ तो ये कम्प्लीटली लीगल होगा और मेरे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, यहाँ तक मुझे शाबाशी दी जाएगी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि मुझे मॉन्स्टर को मारने में बेनिफिट मिलते हैं और अगर मैं मिंग युआन के ऑफर को मान लेता हूँ तो मुझे इसकी फैमिली की प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो कि बहुत ज्यादा है। इस वजह के साथ मैं एक बहुत अच्छी लाइफ काट पाऊंगा। चाहे मैं पे कोई भी साइड से मुझे दोनों तरफ फायदा हो रहा है, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मिंग युआन सोच रहा होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जितना ही पैसा मैं फिर से कमा सकता हूँ, बस हमारी जान बच जानी चाहिए। तभी टाइसन बोलता है कि आप लोग तो मुझे स्टार्टिंग से गलत समझ रहे हैं, मैं क्या आपको कोई मॉन्क मास्टर दिखता हूँ जो कि डीमंस को देखते ही उन्हें मार डालेगा। मिंग और मिसेस मिंग सोच रहे होते कि आखिर क्या फालतू बातें कर रहा है। तभी टाइसन मिसेस मिंग को खोल देता है। टाइसन बोल रहा होता है यहाँ पे वार्निंग की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इसका यूज इसी वजह से कर रहा था ताकि मिसेस मिंग मुझसे फाइट ना करें। तुम दोनों मेरी बात अच्छे से सुनो, अगर मिसेस मिंग ने सच में किसी को भी हार्म नहीं किया है तब तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों मेरे को माउंटेन तक फॉलो करोगे। मैं वहाँ पे मिसेस मिंग के लिए एक सील दूंगा जिससे कि डीमन प्रॉपर्टीज को रोका जा सके। टाइसन बोल रहा होता है कि अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मिंग युआन के पास यहाँ पे जो भी कुछ है वो सभी कुछ बर्बाद हो जाएगा। सील के लिए मेरे साथ मिसेस मिंग को चलना पड़ेगा। मिसेस मिंग बोल रही होती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। वही जो मिंग युआन होता है वो काफी शौक रह गया होता है। मिंग युआन बोल रहा होता है क्या आप जा रही हैं, कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं रही ना। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो, यंग हीरो हम पे बहुत ही बड़ा फेवर कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे इन्होंने बोला है वो मेरे से मॉन्स्टर काफी सीरियस बात है क्योंकि तुम पक्का से पहले डर जाते। मिंग युआन बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं,
मिसेस मिंग बोल रही होती है कि एंशिएंट टाइम से तरीका चला हुआ आ रहा है जिसको कि हम कहते हैं इंपीरियल सील। पहले के टाइम में जिस भी डीमन को इंपीरियल सील मिलती थी उसे एक अच्छा डीमन माना जा सकता था और वो ह्यूमंस के साथ में ही रहा करते थे। अभी के टाइम में भी जिन डीमन के पास में सील होती है वो ह्यूमन वर्ल्ड में आराम से रह सकते हैं और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि उनके पास में यहाँ पे रहने का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वही वो डीमन के पास सील नहीं है, उनके लिए यहाँ पे रहना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम ऐसा ही मान सकते हो कि वो लोग यहाँ पे टेररिस्ट हैं जो कि कहीं और से यहाँ पे घुस गए हैं और उन लोगों के पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। ऐसे डीमंस को यहाँ पे एक ही बार में मार दिया जाता है। पहले मैं इसी वजह से इतना डरी हुई थी क्योंकि मुझे लगा था यहाँ पे कोई ऑफिशियल आ चुका है। मुझे डर था कि अगर इस बंदे को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी भी डीमन को इंपीरियल सील देने की पावर बहुत ही कम लोगों के पास में होती है, या फिर तो खुद किंग को ये सब दे सकते हैं, या फिर 9 इमॉर्टल सेक्ट। जो 9 इमॉर्टल सेक्ट होती है वो काफी हायर सेक्ट होती है। उन लोगों तक एक डीमन का पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से चाहे कोई मॉन्स्टर कितना भी ज्यादा अच्छा क्यों ना हो उसे यहाँ पे इंपीरियल सील नहीं मिल पाती और उसे छुपके ह्यूमन वर्ल्ड में रहना ही पड़ता है। आज की जो हमारी यू डायनेस्टी है वो यहाँ पे 6 साल से काफी ज्यादा आराम से रह रही है। यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स रह रहे हैं जो कि ह्यूमन डायनेस्टी में रहते हैं वो असल में ह्यूमन के लिए है तो खतरा ही। अगर वो लोग कभी भी बेर्सर्क हो जाए और ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते तो काफी तबाही मचा देते हैं। ऐसे में जिस बंदे ने उन लोगों को इंपीरियल सील दी होती है वो खतरे में पड़ जाता है। जितने भी लोग यहाँ पे मर रहे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे को लेनी पड़ती है। इसी से अगर किसी बंदे को एक डीमन मिल जाए तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है उसको मार देना। इससे उसको प्रॉफिट भी मिलते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती। लेकिन जो हमारे यंग हीरो वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन्हें ये बात चल चुकी है कि मैं एक डीमन हूँ, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे सील देने की बात कर रहे हैं। आपकी सच्चाई को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। हमारे पर इतना बड़ा फेवर करने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर मैं इसको रिटर्न कैसे करूंगी। मिंगवा ने बोल रहा होता है कि हाँ बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। टाइसन बोल रहा होता है कि आप जो सोच रहे मैं वो नहीं कह रहा। मिंगवान बोल रहा होता है यंग हीरो आप मेरी वाइफ को बचा रहे हैं, थैंक यू के तौर पर मेरी जितनी प्रॉपर्टी वो आपकी हुई, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। टाइसन बोल रहा होता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आपके पीछे एक बहुत ही बड़ा परिवार, इसको आपको सपोर्ट करना है और वैसे ही मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि मैं मानती हूँ कि आपको पैसे नहीं चाहिए, पर मैं आपको अपनी 2 मेट्स दे सकती हूँ, वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा काम किया करेंगी, आप प्लीज उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। मुझे अपनी मेट्स के ऊपर पूरा भरोसा है, उनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया, वो काफी ज्यादा अच्छी मेट्स हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेट्स की कोई जरूरत नहीं है। टाइसन बता रहा होता है कि बाद में मिंगवान उसकी वाइफ को लेकर अपने सेक्ट आ गया और उसने इंपीरियल सील के लिए अप्लाई करवा दिया। सुशांत सेक्ट में रहते हुए एक बच्चे के लिए इंपीरियल सील पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो इंपीरियल सील है वो आप एक मॉन्स्टर को दे रहे हो। इसी वजह से ये थोड़ी सिर्फ एक मास्टर के पास में है कि वो किसी को भी इंपीरियल सील दिलवाए या ना दिलवाए। टाइसन अपने मास्टर के पास में आ गया होता है और उन्हें वो सारी चीजों के बारे में बता देता है। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, मैं यहाँ पे इन लोगों के लिए बात कर लूंगी। फिर जब मास्टर फिनिक्स थी वो ट्योंगन पी के पास में चली गई जो कि इंपीरियल सील देते हैं और उन्होंने सभी को डरा धमका के अपना काम कराना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उन लोगों ने मिसेस मिंग की को चेक किया, उसके बाद उनके हार्ट को चेक किया। सब कुछ चेक करने उन्हें पता चल गया कि जो मिसेस मिंग है वो एक अच्छी डीमन है और ना से किसी को भी नहीं मारा है, और जो मिसेस मिंग है वो शायद से फ्यूचर में कुछ गलत करेंगी। पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में मिसेस मिंग को इंपीरियल सील मिल गई और वो मिंग युआन के साथ में खुशी खुशी जा रही है। इन सब चीजों के बाद जो मिंग युआन और मिसेस मिंग थे वो लगातार होम सेट आते रहे ताकि वो इन लोगों को शुक्रिया कह सके। वहीं जो टाइसन था उसे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले वो अपने व्हाइट टावर में गया। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं एक डीमन को मार के आ रहा हूँ, देखते हैं कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिलता है। वो डीमन कैट अच्छी खासी पावरफुल थी और वो एक स्पिरिट भी थी, देखते हैं कि इसके बदले मुझे क्या मिलता है। ये बोलते वो बटन प्रेस कर देता है, जो कैट की स्पिरिट होती है वो प्रिजन में आ जाती है। रिवॉर्ड के तौर पे व्हाइट टावर टाइसन को एक तलिस्मान देता है। टाइसन बोल रहा होता है कि ये तो एक कैट स्पिरिट तलिस्मान है, इसका यूज करते मैं कैट की पावर को पॉसेस कर सकता हूँ। 1 घंटे के लिए मेरी बॉडी में काफी स्पीड आ जाएगी, मैं बिल्कुल स्पीड से ट्रैवल कर पाऊंगा। इस दौरान मैं पूरी तरीके से बिल्ली की तरह बिहेव करूंगा, इसी से मैं अपने हाथ पांव भी चाटा करूंगा। सच में तो काफी ज्यादा अजीब है। टाइसन बोल रहा होता है कि ये एक तालिस्मान सील है, मुझे लाइफ में पहली बार मिल रहा है। एक छोटे से स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने में मुझे मैजिक वेपन मिला, वहीं इतने पावरफुल कैट डीमन को मारने में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। ये तो एक तालिस्मान है, अगर मैं इसको एक बार यूज करे तो खत्म हो जाएगा। टाइसन बोल रहा होता है चलो कोई बात नहीं, मैं कर भी क्या सकता हूँ, अगर मैं इसको सिर्फ एक ही बार यूज करता तो ये पक्का से बहुत पावरफुल होगा। मैं इसे तभी यूज करूंगा जब मैं काफी दिक्कत में फंसा हुआ हूँ, ऐसे मैं इस तालिस्मान को यूज नहीं करने वाला। फिर टाइसन को फील हो रहा होता है कि जैसे कि कोई बाहर उसकी बॉडी को हिला रहा है। टाइसन बोलता है मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। बाहर हम टाइसन के पास में एक बर्ड आई होती है जो कि अपने साथ में बहुत सारे स्क्रोल्स लेके आई होती है। कहीं साल बता रहा होता है कि ये यहाँ की मैसेंजर बर्ड है। टाइसन खुश होते हुए बोल रहा होता है जो मंथली मैगजीन वो आ चुकी है, इसको पढ़ने में काफी मजा आएगा। कहीं साल बता रहा होता है कि इस वर्ल्ड में 9 इमॉर्टल सेक्ट है, जिनमें सुशांत सेक्ट भी एक है, और जो तियांशु पवेलियन वो भी इन्हीं सेक्ट में आती है। तो तियांशु पवेलियन के लोग वो डिवाइन पावर्स को यूज करते हैं और लोग यहाँ पे कुछ भी करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनकी पावर्स बहुत ज्यादा है। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो लोग फाइट नहीं कर सकते,
वो ज्यादा ज्यादा मैजिक को यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइटिंग एबिलिटी ना होने के बावजूद सब लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। तियांशु सेट का मेन काम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और हर महीने एक मैगजीन बना देना जिसमें की सारी न्यूज़ लिखी हुई हो। तकरीबन 100 साल हो चुके हैं और तियांशु पवेलियन के जो न्यूज़ पेपर कोई भी बीट नहीं कर पाया, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है। इसी वजह से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इसे पढ़ना चाहते हैं। और यही मैगजीन अभी हमारे टाइसन को मिल रही है। टाइसन बोल रहा होता है, चलो देखते तो हैं कि आगे कल्टीवेशन वर्ल्ड में इस वक्त क्या क्या बड़ा हुआ। मैं ज्यादा माउंटेन के बाहर जाता नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। मेरे पास सिर्फ यही सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। टाइसन बोल रहा होता है, यहाँ पे तो वैनबाओ की नई लिस्ट आई है, चलो इसे चेक करते हैं। वैनबाओ लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जो कि हम लोग को मैजिकल आइटम्स की रैंक बताती है। मोस्टली हर महीने वेपन्स की रैंक चेंज नहीं होती, बहुत ही कम टाइम में चेंज होती है। और जो चेंज में आते हैं वो भी लोअर रैंक के आइटम में आते हैं। जो यहाँ पे टॉप ट्रेजर्स हैं वो 100 साल से वहीं की वहीं है। जो इस लिस्ट में पिछले 100 साल से नंबर 1 पे बना हुआ है वो है झैनकिंग टावर, जो कि ह्यूमन और डीमन दोनों की पावर को सप्रेस कर सकता है। ओरिजिनली जो ये टावर है वो सुशांत सेट को बिलोंग करता था। जब तक ये टावर सुशांत सेट के पास में रहा वो इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल सेट बन के रही। वो 9 इमॉर्टल सेट में नंबर 1 पे थी। उसके सामने बाकी जितनी भी सेट थी वो कुछ भी नहीं कर पाती थी और ये सब सिर्फ हो पाता झैनकिंग टावर की वजह से। लेकिन 5 साल पहले सुशांत सेट में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया और जो झैनकिंग टावर था उनके पास से चला गया। सुशांत सेट में सबसे बड़े ट्रेजर को खो दिया था, इसी वजह से जो इनकी पावर थी वो काफी ज्यादा कम हो गई। अब यहाँ पे जो बाकी सारे सेक्ट हैं उन लोगों के सामने सुशांत सेट कुछ भी नहीं है। वो लोग काफी ज्यादा आराम से सुशांत सेट को सप्रेस कर सकते हैं। इसी वजह से सुशांत सेट की वैल्यू भी काफी ज्यादा कम हो गई है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं अफसोस करके कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे एल्डर्स वो काफी ज्यादा बेकार होंगे जिन्होंने इतना अच्छा ट्रेजर खो दिया। मुझे देखना चाहिए कि आखिर अगला आइटम क्या है। हम देखते हैं रैंक 2 पे होती है हेवनली स्वॉर्ड। अभी जो ये स्वॉर्ड है तियांशु पवेलियन के पास में है। टाइसन बोल रहा होता है जो फर्स्ट रैंक का आर्टिफैक्ट था उसके बारे में भी अच्छी तरीके से नहीं बताया गया था। वही रैंक 2 के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे स्वॉर्ड से कलर निकले कितना शानदार है। तियांशु पवेलियन वाले बहुत ही बड़े कमीने हैं, वो यहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट को ज्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो तियांशु पवेलियन के लोग होते हैं तो काफी डरपोक होते हैं, वो लोग कभी भी फाइट नहीं करते। तियांशु पवेलियन का हर एक बंदा फालतू काम करता है और दिन में बैठ के न्यूज कलेक्ट करते रहते हैं। इसका मतलब यही है कि जो ये 7 स्टार स्वॉर्ड है इसे काफी साल से किसी ने भी यूज नहीं किया है और ये अनटच्ड वैसी की वैसी पड़ी हुई है। लास्ट टाइम ये स्वॉर्ड इसको 100 साल पहले यूज किया गया था। इसको यूज करने वाली थी तियांशु पवेलियन की हेडमास्टर और उन्होंने भी जानबूझ के यूज नहीं किया था। उनके सेट के ऊपर 20 पवेलियन वालों ने अटैक कर दिया था और जो 20 पवेलियन के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा कमीने होते हैं। उन लोगों ने बिना किसी बात के तियांशु पवेलियन पर अटैक कर दिया था। जब ये 7 स्टार स्वॉर्ड बाहर आई थी इसके पावर के आगे कुछ भी टिक नहीं पा रहा था और अपनी स्वॉर्ड को स्ट्राइक का यूज करते हुए हेडमास्टर ने पूरे 20 पवेलियन को खत्म कर दिया। उनका एक ही बंदा सर्वाइव नहीं कर पाया था। कहा जाता है कि स्वॉर्ड के हाथ में तो हेडमास्टर इतनी पावरफुल हो गई थी कि उस दिन उनके सामने गॉड भी नहीं टिक पाते। टाइसन बोल रहा होता है कि हेवनली स्वॉर्ड की जो पावर है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे एक और बात है, अगर आपको हेवनली स्वॉर्ड को यूज करें तो आपको एक बहुत ही बड़ी प्राइस देनी पड़ेगी जो कि तियांशु पवेलियन को भी देनी पड़ी थी। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ तो जिसको छुपाया जा रहा है, मुझे पता लगाना ही होगा, लेकिन मैं ये सब बाद में पता लगाऊंगा। पहले मैं तीसरे आर्टिफैक्ट को देख लेता हूँ। हम देखते तीसरा आर्टिफैक्ट होता है दाओ मिरर। दाओ मिरर एक काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है। कहा जाता है कि ये हेवन से गिरा है। इस मिरर के पास में काफी ज्यादा लेजेंडरी पावर्स हैं। सभी लोगों का मानना है कि मिरर 3rd रैंक पे इसी वजह से है क्योंकि जो हेवनली स्वॉर्ड है उसे तियांशु पवेलियन ओन करता है और वो लोग बस अपने आर्टिफैक्ट के ऊपर दिखाना चाहते हैं, पर पावर में वो दाओ मिरर के सामने कहीं भी नहीं आता। दाओ मिरर काफी ज्यादा पावरफुल है। टाइसन सोच रहा होता है कि हाई लेवल के जो आर्टिफैक्ट तो काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, लेकिन भले मैं अभी कुछ भी कर लूं मैं इन्हें नहीं पा पाऊंगा। चलो जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हैं और नए नए आर्टिफैक्ट देखते हैं। तभी अचानक से टाइसन रुक जाता है और वो एक ट्रेजर को देखते हुए कह रहा होता है, दिखने में काफी फैमिलियर लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है। फिर जब वो उसको मोड़ के देखता है तो वो बोलता है कि तो वही चीज है जो कि मास्टर के पास में है। हम देखते हैं 57th रैंक का आर्टिफैक्ट होता है। इसका नाम है फिनिक्स स्पिरिट ब्लड जेड। ये जो पेंडेंट है इसको फिनिक्स की पावर का यूज करते हुए बनाया गया है। सिर्फ इसको पहनने से आपकी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अगर आप यहाँ पे अपनी मैजिकल पावर को यूज करते हैं तो इसको बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। टाइसन बोल रहा होता है कि अब मुझे याद आया, आखिर मैं इसको पहचान क्यों नहीं पा रहा था। मास्टर हमेशा इसको पहन के रखती हैं और मुझे सिर्फ इसका एक ही साइड दिखता रहता है, इसलिए तो मुझे इसको याद करने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन अगर इतनी अच्छी क्वालिटी का आर्टिफैक्ट मास्टर के पास में है तो मतलब ये मेरे भी काफी ज्यादा पास में हुआ और कमाल की बात है मुझे ये बात पता भी नहीं थी। टाइसन बोल रहा होता है कि वेपन्स के बारे में जानना कोई फायदा नहीं है, चलो देखते हैं कि आखिर कल्टीवेशन वर्ल्ड की न्यूज क्या है। न्यूज पढ़ते हुए टाइसन बोल रहा होता है, लास्ट मंथ तो बहुत कुछ हुआ है। जो किरी इमॉर्टल माउंटेन है वहाँ के जो हेडमास्टर वो सेक्लूजन से बाहर निकल गए। निकलते सबसे पहले वो प्लूटो सेट गए और वहाँ के बंदों को पीटने लगे। उन्होंने वहाँ के हेडमास्टर को काफी सीरियसली इंजर्ड कर दिया है। मौका पाते प्लूटो सेट के जो हेडमास्टर थे वो भाग गए, वरना वो पक्का मार जाते। टाइसन बोल रहा होता जो किरी माउंटेन का हेडमास्टर वो तो काफी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने सेक्लूजन से निकलते प्लूटो सेट को पीट दिया। जो प्लूटो सेट है वो एक डिमोनिक सेक्ट है और उन लोगों के पास बहुत सारे डिमोनिक ट्रेजर भी है। उन लोगों को सामने से पीटना एक बहुत बड़ी बात है
लगता तो प्रोटोसाइट वो प्लान कर रहा है, बाद में पक्का से अपना रिवेंज तो लेगा ही, वो ऐसे क्रीमांडो को छोड़ने वाला नहीं है। चलो देखते हैं अगली न्यूज क्या है। दूसरी न्यूज होती है जो सांजू वैली है, वहाँ पे एक नई डिसेबल अपीयर हुई है जिसका नाम है याओ, और याओ की जो स्वॉर्ड स्किल्स है वो काफी ज्यादा अच्छी है। वो इंसानों को गाजर मूली की तरह काटती है। सभी लोग बोल रहे कि फ्यूचर में काफी रूथलेस मास्टर बनेगी। अभी उसने पूरे एक सेट को एक रात में खत्म कर दिया था। सांजू वैली एक ऐसी वैली है जो कि अच्छे और बुरे दोनों ही काम करती है। हम इसे एक न्यूट्रल सेट भी कह सकते हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि याओ को बुरे लोग पसंद नहीं है, सिर्फ गलत काम करने की वजह से उसने पूरे सेट को खत्म कर दिया। सच में लड़की काफी ज्यादा खतरनाक होगी। इसके सेट के बाकी जितने बच्चे हैं वो इसे डरते होंगे। तभी टाइसन देखता जो आखिरी न्यूज होती है वो उसके सेट के बारे में ही होती है। टाइसन बोल रहा होता है तो हमारे सेट की न्यूज है, देखते क्या हमारे सेट में क्या किया है। न्यूज में लिखा होता है जो वांग जुआन लियान है जो कि जेड स्वॉर्ड पीक के लीडर हैं, कल एक ड्रैगन ने उनको प्रोवोक कर दिया था। इसी से उन्होंने उस ड्रैगन के पास जाकर उसे बीच में से फाड़ दिया और उन्होंने ये काम सिर्फ एक झटके में करके दिखाया है। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। टाइसन शॉक होते हुए बोल रहा होता है क्या जेड स्वॉर्ड पीक, ये तो वही पीक है ना जिसे मास्टर ने बेट लगाई है। अगर यहाँ के मास्टर इतना पावरफुल है तो पक्का जो उनके डिसाइपल होंगे वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। आखिर मैं उन लोगों से फाइट कैसे करूंगा। तभी टाइसन को बाहर से धमाके की आवाज आती है। हम तो मास्टर फिनिक्स जा रही होती हैं। जाते हुए कहते टाइसन अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ सी में ड्रैगन मारने के लिए। टाइसन सोच रहा होता है कि मास्टर काफी गुस्से वाली है। वांग्स वाली ने जो भी कुछ किया वो शो ऑफ के लिए किया है और मैं मास्टर पे होल्ड बैक नहीं कर पाई और अब वो भी चले गए ड्रैगन मारने के लिए। मुझे मास्टर की सेफ्टी कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये चाहते हैं वांग्स वाली को भी खत्म कर सकती है, लेकिन मुझे फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मास्टर सर झुक नहीं सकता। मास्टर भले यहाँ पे कुछ भी करे, चाहे वो पिए या फिर सोती रहे, उनकी जो कल्टीवेशन है वो बढ़ती रहती है। अगर सिर्फ वो ड्रिंक करना छोड़ देती तो आज यहाँ की लीडर बनी बैठी होती। चलो पहले मैं चैंगजियान पवेलियन चलता हूँ ताकि मुझे वहाँ पे नया काम मिल सके। आज जो टाइसन होता है वो चैंगजी पवेलियन आ गया होता है, फिर जो टाइसन होता है वो ट्रेजर पवेलियन पहुंच गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है तो मुझे यहाँ पे एलिक्सिर चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाइट टावर पर रिलाई नहीं कर सकता। अंदर जाने के बाद टाइसन अपने कमाए में सारे पैसे दे देता है। इसके बदले में टाइसन को 4 पिल्स मिलती है। टाइसन सोच रहा होता है मैंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया था पर ये सभी के सभी चला गया और इसके बदले मुझे मिल क्या रहा है 4 लो क्वालिटी की पिल्स। पर मुझे की गैदरिंग पिल्स चाहिए थी वरना मैं अपनी कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ा पाता। अगर मैं यहाँ पे इन पिल्स का यूज करता हूँ तो मैं जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर लूंगा और डिवाइड रियलम के पीक पे पहुंच जाऊंगा। फिर टाइसन चैंगजी पवेलियन चला जाता है। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं मिस्टर सेंग के पास में नहीं जाऊंगा, हर बार उनको परेशान करना सही नहीं रहेगा, मैं अपने लिए खुद ही कोई मिशन देख लेता हूँ। फिर वो मिशन बोर्ड के सामने आ गया होता है। वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे मिशन होते हैं। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे मिशन हैं, आखिर में से कौन सा चुनूं। तो अभी टाइसन को पीछे से आवाज आती है। एक बंदा बोल रहा होता है कि हम लोग जेड एसेंस फ्लावर को कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमें इस मिशन के लिए कुछ लोग चाहिए जिनकी जो कैपेबिलिटी हो वो गॉड आर्टिस्टिक कंजम्पशन के बराबर हो। जो यहाँ पे हमारी टीम को लीड कर रहे हैं वो एक जिंडा रियलम के मास्टर हैं। इसी वजह से ये मिशन काफी ज्यादा सेफ होने वाला है। हम लोग को यहाँ पे एक टीममेट चाहिए। हमारी टीम में काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर है, एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है और बहुत सारे लोग हैं। क्या कोई हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। टाइसन सोच रहा होता है लोग जेड फ्लावर कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो तो मेरे भी काफी ज्यादा काम आ सकता है। क्या मुझे इनकी टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और वैसे भी ये एक टीम मिशन है तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मॉन्स्टर्स को ही मारेंगे, चाहे उन मॉन्स्टर्स को ये लोग मारे या मैं मारूं। मैं उन लोग की सोर्स को कलेक्ट कर लूंगा। इन लोग के साथ में काम करने की वजह से मेरे पास बहुत सारी डीमन स्पिरिट आ जाएगी जिनको जब मैं व्हाइट टावर लेके जाऊंगा मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होगा। अगर इस मिशन में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं तो ये मिशन मेरे लिए अच्छा है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस टीम को ज्वाइन करके रहूंगा। फिर टाइसन उन लोग के पास में आते हुए कहता है कि मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमें एक अच्छा खासा बंदा मिल गया जो कि ठीक ठाक ही पावरफुल लग रहा है। जो बंदा कब से चिल्ला रहा होता है वो बोलता है आपका वेलकम है ब्रदर, आपके साथ मिलकर हम लोग काफी अच्छा काम करेंगे। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे जितने ही बंदे हैं ये सभी सुशांत सेट के ही हैं और सुशांत सेट के लोगों के साथ में काम करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वो सभी लोग अपने मिशन में साइन अप कर देते हैं। चिल्लाने वाला बंदा बोल रहा होता है कि मेरा नाम है लिन बाई, आखिर आपका नाम क्या है। टाइसन बोल रहा होता है कि मेरा नाम है टाइसन। फिर वहाँ पे टाइसन उस मास्टर को ग्रीट करता है जो कि जिंडा लेवल पे होता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर मुझे आपका नाम नहीं पता। मास्टर बोल रहा होता है कि जूनियर ब्रदर मेरा नाम है फैंग टिंग, तुम मुझे सीनियर ब्रदर फैंग भी कह सकते हो। तुम्हारे सामने जो छोटी लड़की है ये हमारी जूनियर सिस्टर जू है और ये हमारे सेट का एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर में से एक है। और जो बंदा मेरे पीछे खड़ा है इसका नाम है लूरेन। यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं वो दूसरे पीक से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में काफी अच्छे तरीके से रहते हैं। इसी वजह से आप हमारे साथ में काफी रिलैक्स हो सकते हैं। हम लोग के लिए यहाँ पे पीक मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो है हमारे सेक्ट। हम सभी लोग सेम सेट से बिलोंग करते हैं, ये जरूरी है। लिन भाई बोल रहा होता है सभी लोग ने दूसरे को ग्रीट कर दिया है तो हम लोग को मिशन के लिए चलना चाहिए। वैसे आपको पता है हम लोग मास्टर यू जियानफेंग के डिसाइपल्स हैं। हम लोग जेड जियानफेंग पीक से हैं। वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप कौन से पीक से हैं। तभी टाइसन बोलता है कि मैं सिल्वर पीक से हूँ। ये नाम सुनते सभी लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि सिल्वर पीक ये तो सबसे ज्यादा बेकार पीक है ना।
आखिर हमने किसको साथ में उठा लिया। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जो सुशांत के डिसाइपल्स हैं वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं। यहाँ पे कभी भी आपस में लड़ाई नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। सिल्वर स्वॉर्ड पीक और जेड स्वॉर्ड पीक एक दूसरे के जानी दुश्मन है और ये लोग कभी भी साथ में काम नहीं करते। और अब यहाँ पे इन्हीं लोगों ने टीम ज्वाइन कर ली है। तो अब टाइसन ने एक टीम मिशन को ज्वाइन किया होता है। पहले तो वो सभी लोगों से खुद को काफी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा देता है और वहाँ पे सभी लोग खुश भी होते हैं। फिर लिनवाई बोलता है कि वैसे बता आप कौन सी पीक से हैं। टाइसन बताता है कि मैं सिल्वर स्वॉर्ड पीक से हूँ। वो सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे ये क्या हो गया, हम सभी जेड स्वॉर्ड पीक से हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि सुशांत सेठ के जितने भी डिसाइपल हैं वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है सिल्वर स्वॉर्ड पीक और जेड स्वॉर्ड पीक। पहले सुशांत सेठ के अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे, जितने भी यहाँ पे पीक से काफी नॉर्मली रहा करते थे, लेकिन फिर सिर्फ एक ही जनरेशन के अंदर दो काफी पावरफुल मास्टर्स निकल गए जो कि एकदम सेम लेवल के पावरफुल हैं। पहले हैं जेड स्वॉर्ड पीक के लीडर वांग जुआनलिंग जो कि फिलहाल बाकी सारे पीक्स के भी लीडर हैं। दूसरी है यहाँ पे मास्टर फिनिक्स जो कि काफी पावरफुल मास्टर हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने बेफिक्र नेचर की वजह से उनको एक अच्छी पोजीशन नहीं दी गई है, लेकिन जब भी ये दोनों मास्टर आमने सामने आते हैं इनकी फाइट जरूर से होती है। यही वो रीजन था जिसकी वजह से लास्ट टाइम इन दोनों के बीच में एक बैट लगी। यहाँ पे दोनों ने अपने डिसाइपल्स को यूज किया अपना गुस्सा उतारने के लिए। नॉर्मली सिल्वर स्वॉर्ड पीक और जेड स्वॉर्ड पीक दूसरे के दुश्मन है और यहाँ के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो जिससे सही से नहीं रहते। लूरेंस सोच रहा होता है कि यहाँ पे हम फंस चुके हैं। लिनबाई सोच रहा होता है कि मैंने इसे कंधे पे हाथ रख रखा है, अगर यहाँ पे किसी ने भी मुझे देख लिया तो फिर मैं नहीं बचने वाला, लेकिन अचानक से मैं अपना हाथ हटाऊं कैसे। सीनियर फैंग भी सोच रहे होते हैं कि पहले मैं से काफी अच्छे तरीके से बात कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे इसकी तरफ अपने एटीट्यूड को चेंज करता हूँ तो ये काफी बुरा लगेगा। सिस्टर जू भी सोच रही होती है कि यहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, पर आखिर हम लोग को ये बंदा क्यों मिला। फिर जो लिनबाई होता है वो टाइसन को लेकर आगे बढ़ने लगता है। लिनबाई बोल रहा होता है कि मैं सुना कि सिल्वर स्वॉर्ड पीक के पास में सिर्फ एक ही डिसाइपल है, सच में तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि हम लोग आज मिल गए। टाइसन भी बोल रहा होता है कि हाँ ये काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। लिनबाई बोल रहा होता है कि हमने मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो हम लोग को जल्दी चलना चाहिए। बाकी सभी लोग भी कह रहे होते हैं कि हाँ इसको एक्सेप्ट करने का तो मना नहीं कर सकते, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, हमें मिशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सिस्टर जू बोल रही होती है कि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जो यहाँ पे मास्टर फिनिक्स है वो हमें मास्टर को काफी गंदा गंदा बोलती हैं और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनकी वजह से मुझे उनका डिसाइपल भी पसंद नहीं है। सीनियर फैंग बोल रहा होता है कि सिस्टर जू अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, अभी हम सभी लोग को साथ में मिशन में ध्यान देना चाहिए। फिर वो सभी लोग टाइसन से आगे निकल जाते हैं। लिनबाई बोल रहा होता है कि ब्रदर टाइसन क्या तुम्हें दोनों पीस की सिचुएशन के बारे में पता है, प्लीज यहाँ बाकी लोगों की हरकतों का बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे मास्टर्स की वजह से कर रहे हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, हम लोग यहाँ पे आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, हम यहाँ पे मास्टर से फाइट करने के लिए आए हैं। लिनबाई बोल रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे हम सभी लोगों को सिर्फ एक ही मिशन है, वो है डीमंस को मारना और मॉडरेटी को प्रोटेक्ट करना। चलिए ठीक है, मैं आपको अपने मिशन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारी टीम को लीड करने वाले हैं वो है सीनियर फैंग। जो हमारे सीनियर फैंग है वो गोल्डन रियलम के फर्स्ट स्टेज पर है। सीनियर फैंग के रहते हुए हमें जो सेफ्टी बिल्कुल एश्योर्ड है। टाइसन बोल रहा होता है सीनियर फैंग के पास में स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा कमाल की लग रही है, वैसे स्वॉर्ड हमारे पास में क्यों नहीं होती। लिनबाई बोल रहा होता है गोल्डन कोरियल में काफी पावरफुल रियलम है जहाँ पे सभी लोग नहीं पहुंच पाते, हो सकता है काफी हाई कल्टीवेशन उनकी वजह से स्वॉर्ड मिली हो। चलिए अगली बात करें सिस्टर जू के बारे में। हमारे यहाँ पे इस मिशन पिक करने का मेनली रीजन यही है, इनके जो भाई है ब्रदर जू जियांग वो हम सभी लोग के सीनियर ब्रदर हैं और फिर वो कल्टीवेशन करने के लिए रिट्रीट में गए हुए हैं, तो फिलहाल के लिए हम लोग इनको अपने साथ में माउंटेन के नीचे लेके जा रहे हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि जू जियांग इस नाम को मैं पहचानता हूँ, फिलहाल जब मैं सुशांत सेक्टर काफी डिक्लाइन में चल रहा है, हम लोग के पास में ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स नहीं है, ऐसे में जियांग जूबई और जू जियांग बहुत पावरफुल कल्टीवेटर सामने आए हैं जिनका जो पोटेंशियल वो काफी ज्यादा अच्छा है और वो लोग अपने जनरेशन से पावरफुल बंदों में गिने जा रहे हैं। लिनबाई बोल रहे होते कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जिन दोनों लोगों का तुमने नाम लिया है वो हमारे सेट का प्राउड है और जो हमारे ब्रदर फैंग हमारे साथ में आए हैं ये भी अच्छे खासे पावरफुल हैं, लेकिन फिलहाल में हमारे पास में जितने भी डिसाइपल्स है वो काफी ज्यादा बेकार हैं क्योंकि वो कल्टीवेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों ने अपने फर्स्ट में काफी ज्यादा पावरफुल बंदे को साथ में ले लिया है जिससे कि हम लोग को एक्सपीरियंस मिले। वैसे ब्रदर टाइसन आप सिल्वर स्वॉर्ड पीक से है ना और आपका कोई भी सीनियर नहीं है, तो आपने आपके साथ में किसको लिया था। टाइसन बोल रहा होता है कि मैंने आज तक 2-3 मिशन किए हैं और उन सभी मिशन में मैं अकेला ही गया हूँ, मैंने कभी भी कोई टीम फॉर्म नहीं करी, ये मेरी पहली टीम होने वाली है। ये बात सुन लिनबाई एकदम शॉक रह जाता है और बोलता है क्या डीमन स्लेइंग मिशन वो भी अकेले, ये तो काफी बड़ी बात है। ब्रदर आप तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ऐसा ही करते रहेंगे तो आप काफी आगे जाएंगे। टाइसन बोल रहा होता है तारीफ के लिए शुक्रिया, वैसे क्या मैंने यहाँ पे कुछ कमाल कर दिया है। लिनबाई बोल रहा होता है कि आप अभी डिवाइन रियलम में ही है और अभी से अकेले मिशन करने काफी बड़ी बात है। टाइसन सोच रहा होता है कि अगर मैं अकेले मिशन करता रहूंगा तो मैं कभी भी इतने सारे मॉन्स्टर को नहीं मार पाऊंगा, अगर मुझे 50 मॉन्स्टर्स को मारना है
तो उसके लिए मुझे टीम मिशन करते रहने होंगे। मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है फ्यूचर के अंदर मैं बहुत सारे टीम मिशन करा करूंगा ताकि मैं जल्दी जल्दी पावरफुल बन सकूं। लेन बाय बोल रहा होता है कि लगता है टीम मिशन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्या फ्यूचर में कभी मेरे साथ में काम करना चाहेंगे। टाइसन बोल रहा होता है कि इस बात तो एक कोइंसिडेंस था, पर अगली बार हमने ऐसा कर लिया तो मेरा तो पता नहीं, पर तुम तो पक्का से मारे जाओगे, तुम्हारे दोस्त से तुम्हें मार डालेंगे। वैसे मैं आपको लूरन के बारे में बताना ही भूल गया था, वो भी हम लोग की तो डिवाइन रियलम पर ही है और वो कुछ खास कल्टिवेटर नहीं है। लिन बाय बोल रहा होता है कि मैं आपको सभी लोगों के बारे में बता दिया है, लोकेशन के बारे में मुझे भी नहीं पता, वो सिर्फ सीने बदल फैंग को ही पता है। और जब तक हम लोगों को फॉलो करते रहेंगे हमारे पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। हमें बस यहाँ पे जेट फॉलो खेलने का वेट करना है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। टाइसन बोल रहा होता है कि आपका सब कुछ सिखाने के लिए शुक्रिया, वैसे मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया है। आगे हम देखते हो टोंगटियन पी के एच पे आ गए होते हैं। हम देखते हैं सिस्टर को जो कि आगे बढ़ते हुए समनिंग स्पेल कास्ट करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उड़ते हुए व्हाइट कलर की बर्ड आती है। सिस्टर दू बोल रही होती है कि व्हाइटी तुम आ गई। टाइसन सोच रहा होता है कि अभी लड़की गॉड आर्टिस्टिक कंजप्शन के अर्ली लेवल पर है, पर इसके पास में यहाँ पे इतना सारा पैसा है कि ये यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पेट पाल रही है, वही मेरे पास टोटल 20 कॉइन भी नहीं है। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है। सिस्टर दू व्हाइटी के ऊपर बैठते हुए कहती है कि सभी लोग ऊपर आ जाओ, लेकिन वो वहाँ पे टाइसन को ऊपर आने के लिए नहीं कहती। सिस्टर तो सोच रही होती है कि मैं टाइसन के साथ में काम नहीं करना, काश ये नीचे रह जाए। ये बोलते हुए टाइसन को घूर रही होती है। टाइसन सोच रहा होता चाहे तो मुझे कितना गंदा क्यों ना घूर लो, लेकिन मैं इस बर्ड के ऊपर बैठ के रहूंगा, मुझे तुम्हारे इस घूरने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आगे हम देखते सभी लोग बर्ड के ऊपर बैठ गए होते हैं और लोग जो डेस्टिनेशन होती है वो होती है जेन्युइन माउंटेन। टाइसन खुश होते हुए सोच रहा होता है कि फाइनली माउंटेन से जा रहा हूँ, अब मैं मॉन्स्टर से फाइट कर पाऊंगा। टाइसन बता रहा होता है कि जब नॉर्मली स्वॉर्ड से ट्रैवल करते हो तब जब की स्पीड होती है वो काफी शानदार होती है, आप बहुत जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो और वो देखने में भी काफी कूल लगता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूर से। अगर आप एक इमोटल को पास से देख लो तो उसकी हालत काफी खराब होती है। वह इसकी जगह स्पेशल पैड के ऊपर बैठना सच में काफी कमाल का है। लिन बाई बोल रहा होता है कि ब्रदर टाइसन हम लोग जल्दी जनरल माउंटेन पहुंचने वाले हैं, जो यहाँ पे जेन्युइन माउंटेन है वो नाउ टाउन के पास में ही है। वो बिल्कुल एक 800 माइल्स लंबे बैरियर की तरह है जो कि 2 सिटी के बीच में बना हुआ है। और आपको पता है कि माउंटेन के पास में छोटा सा जंगल भी है, लेकिन वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। वहाँ पे काफी लो लेवल के बीस्ट रहते हैं। फिर जो वहाँ पे लिन बाई होता है वो भी बहुत सारी चीजें बोलता है, वो यहाँ पे ऐसी चीजें बोलता है कि टाइसन का दिमाग खराब हो गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि पिछले 1 घंटे से बंदा बोले जा रहा है कि इसका मुंह नहीं दुख रहा, अब मैं समझ बाकी सारे लोग मुझे आइसोलेट नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे इससे बात करेंगे तो ये उनका भी दिमाग खराब कर देगा। आधे घंटे बाद हम देखते वो लोग माउंटेन में पहुंच गए होते हैं। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं कि हम सभी लोग जेन्युइन माउंटेन पर आ चुके हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दें काफी खतरनाक जगह है, यहाँ पर कई से पावरफुल बीस्ट आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। माउंटेन के अंदर हम लोग उड़ नहीं सकते, आगे रास्ता में चल के तय करना होगा। और हाँ सभी लोग अपने साथ कंट्रोल में रखना, क्योंकि रिंग टाइम में जितने पेड़ पौधे होते हैं वो पॉइजन रिलीज करते हैं। अगर हम लोगों ने पॉइजन इनहेल कर दिया तो हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी वो गायब हो जाएगी और हम लोग काफी कमजोर हो जाएंगे। यहाँ पे 3 लड़के प्रेजेंट है, उनको तीनों तरफ ध्यान रखना है, कोई हम पे अटैक तो नहीं कर रहा ना। वही सिस्टर सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मुझे भी कोई काम दीजिए। लिन बाई सोच रहा होता है कि माउंटेन बहुत बड़ा है और हम सभी लोग अपने साथ काफी देर तक रुकना होगा, और अगर हम यहाँ पे सांस नहीं लेंगे तो फिर जब हमारी ट्रू एनर्जी वो रिस्टोर नहीं करेगी। यहाँ पे सभी लोग एनर्जी बचाना काफी जरूरी है। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रदर फैंग, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर उनकी एनर्जी वक्त से पहले खत्म हो गई तो आगे हम लोग को कौन बचाएगा। और वैसे भी उनके ऊपर ऑलरेडी एक बोझ है जो कि सिस्टर जू, इनकी जो कल्टीवेशन है बिल्कुल ही बेकार है और यहाँ पे पहली बार माउंटेन के नीचे भी आई है। तभी टाइसन बोलता है कि मेरे पास में एक आइडिया है। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर इसके पास में क्या आइडिया हो सकता है, कहीं ये कुछ बुरा करने तो नहीं सोच रहा ना, क्योंकि ये यहाँ पे सिल्वर पीक से है, ये कुछ भी कर सकता है। टाइसन बोल रहा होता है कि 3 लोग को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम मैं अकेले ही संभाल लूंगा, मैं अकेले हर एक कोने का ध्यान रख लूंगा। वो सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या बोल रहा है, ये एक जंगल है और यहाँ पे कहीं से भी अटैक हो सकता है। और उससे बड़ी बात ये कि हम यहाँ पे सांस नहीं ले रहे, क्या ये सच में अपनी एनर्जी खत्म करना चाहता है। जो लिन बाई होता है वो काफी देर तक बहुत कुछ सोचता है और फिर वो फाइनली बोल रहा होता है जो बता टाइसन है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर पे ले रहे हैं। सच में काफी ग्रेट पर्सन है। वही हमारे पीक वाले कैसे लोग हैं जो कि इनको भी गलत समझ रहे थे। लिन बाई बोल रहा होता है कि अकेले सारी चीजों को ध्यान रखना काफी मुश्किल होने वाला है, आपको यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहिए, हम लोग साथ में ये काम कर लेंगे। टाइसन बोल रहा होता है कि बता लिन बाई बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर यहाँ पे मेरी एनर्जी खत्म होने वाली होगी तो मैं आप लोगों को कह दूंगा। हम सभी यहाँ पे सुशांत सर के डिसाइपल्स हैं और इस में सभी लोग की एनर्जी बचाना काफी जरूरी है। जो मेरी कल्टीवेशन है वो कुछ खास नहीं है, तो मैं यहाँ पे जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ मुझे करनी चाहिए। ये सुन के वहाँ पे सभी बंदे सोच रहे होते हैं कि ये बंदा इतना ही बुरा नहीं है। ब्रदर फैंग बोलते कि अगर तुम इतना ही बोल रहे हो तो तुम ये काम अकेले कर सकते हो। यहाँ पे काफी देर हो रही है तो हम लोग को एंटर करना चाहिए। ब्रदर टाइसन एक बात याद रखिएगा, जैसे जब आपकी एनर्जी वो आधी हो जाए प्लीज हमको बता दीजिएगा, क्योंकि अगर गलती से भी आपकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई तो आपका बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। टाइसन बोल रहा होता है कि ब्रदर फैंग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बातों को याद रखूंगा।
सिस्टर तो सोच रही होती है कि बचपन से मैं अपने मास्टर के काफी ज्यादा करीब रही हूँ। जब मैं डिवाइन हीलिंग पे ब्रेक थ्रू किया था तब मास्टर ने मुझे गिफ्ट के तौर पर वाइटी दी थी। मास्टर मेरे लिए बिल्कुल एक फैमिली की तरह है और सेट में जितने भी लोग हैं वो मास्टर को काफी ज्यादा मानते हैं। यहाँ पे सिर्फ मास्टर फिनिक्स ही हैं जो कि मैं मास्टर पे काफी ज्यादा चिढ़ती हैं। इसी से मुझे लगा था कि ब्रदर टाइसन भी बिल्कुल वैसे ही होंगे और सिर्फ यहाँ पे इनके मास्टर के तो मैं इनसे नफरत कर रही थी। यहाँ तक कि जब वाइटी पे बैठने के लिए आ रहे थे मैंने अपना मुंह फेर लिया और आगे जाके बैठ गई जिससे कि इनको काफी ज्यादा गंदा फील हो। लेकिन फिर भी इस बंदे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। यहाँ तक कि यहाँ पे इतनी जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले रहा है वो भी सिर्फ हमारे लिए। मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि आखिर मैंने इनको जज क्यों किया। ये काफी ज्यादा अच्छे सीनियर है। वही टाइसन सोच रहा होता है कि रोड में जितने मॉन्स्टर्स हैं वो सभी मेरे हैं। मुझे फाइनली एक चांस मिलकर लेवल अप करने का। सिस्टर तो सोच रही होती है कि बड़ा टाइसन काफी ज्यादा हैंडसम भी है और जिनकी स्माइल वो काफी ज्यादा प्यारी है। ये चीज मैंने पहले नोटिस नहीं करी थी। कोई भी मैं पहली नजर में देख के बोल सकता है कि काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। ये यहाँ पे ज्यादा मेहनत करते मैं भी कुछ करूंगी। सिस्टर जो बोल रही होती है कि मेरे पास यहाँ पे 3 की गैदरिंग पिल है, क्या आप इनको यूज करना चाहेंगे। टाइसन सोच रहा होता है कि ये मेरी एनर्जी को रिस्टोर करने में काफी ज्यादा काम आ सकते हैं लेकिन फिर ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, मुझे मना कर देना चाहिए। फिर टाइसन वहाँ पे मना कर देता है लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि सिस्टर ने मुंह बना रखा होता है जैसे कि वो रोने वाली है। टाइसन सोच रहा होता है अगर ये मेरी वजह से रोएगी तो इसका भाई मुझे मारेगा। फिर टाइसन वहाँ पे पिल्स को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि आपको शुक्रिया सिस्टर जू। फिर टाइसन में स्वॉर्ड को निकालते हुए आगे बढ़ने लगता है। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग फर्श के अंदर जा रहे होते हैं। ब्रदर फ्रैंक ने पास एक लैंटर्न बाहर निकाल ली होती है। टाइसन को फील होता है कि उन लोगों के ऊपर अटैक होने वाला है तभी उन लोगों के ऊपर साइड से फ्लावर मॉन्स्टर अटैक भी कर देता है लेकिन टाइसन आगे बढ़ते हुए उसको मार डालता है। हम देखते हैं फ्लावर मॉन्स्टर के मर जाने के बाद में उसके ब्लड कुछ ड्रॉप सिस्टर पे गिर जाते हैं। वहीं बहुत सारे फ्लावर मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। उनको हमें मारते हुए टाइसन को आधा घंटा हो जाता है। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं एक जगह पे ही खड़ा हूँ और मैंने 10 से ज्यादा फ्लावर मॉन्स्टर को मार डाला। टाइसन सोच रहा होता है जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर वो यहाँ पे अकेला आया होता तो वो पक्का से मारा जाता। ब्रदर फ्रैंक बोलते हैं हम लोग काफी देर से काम कर रहे हैं तो हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। टाइसन बोल रहा होता है कि सिस्टर तो अब ठीक तो है ना। सिस्टर तो बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे ऊपर ब्लड की सिर्फ कुछ ड्रॉप गिरी थी। ब्रदर फ्रैंक बोल रहे होते हैं बट टाइसन को छोड़ के यहाँ पे कोई फाइटिंग मोड के अंदर नहीं है और कोई भी अपनी एनर्जी को याद रिलीज नहीं कर रहा लेकिन आसपास के लोगों को डिटेक्ट करने के लिए सबने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके रखा हुआ है जो कि काफी थकाने वाला है। कुछ देर तक यहाँ पे सभी लोग रेस्ट कर लो क्योंकि मैं यहाँ पे सब लोग गार्ड करने वाला हूँ। लिन बाय बोल रहा होता है बट टाइसन क्या आप ठीक है। टाइसन बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, की गैदरिंग पिल की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। फिर वहाँ पे लिन बाय कुछ बोलने के लिए आने वाला होता है। टाइसन बोलता है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ इसलिए मैं बात नहीं कर पाऊंगा। टाइसन सोच रहा होता है मैं मेडिटेट किसको करना है, मुझे तो अपना रिवॉर्ड चाहिए। ये बोलते टाइसन व्हाइट टावर में आ गया होता है। हम देखते टाइसन सारे डीमंस के सोल को रिफाइन कर लेता है जिसके रिवॉर्ड के तौर पर हीलिंग पाउडर मिलता है। हीलिंग पाउडर एक ऐसा पाउडर है जिसको फ्लावर्स को यूज करते हुए बनाया गया है और ये यहाँ पे 100 से ज्यादा पोजीशन के ऊपर असरदार है। अगर आप इस पाउडर को यूज करते हैं तो ये परफ्यूम के तौर पे भी काम कर सकता है। टाइसन सोच रहा होता है इसकी खुशबू कमाल की है, सच में काफी अच्छा महक रहा है। वहीं हम देखते हैं सिस्टर ज़ुको जो काफी ज्यादा परेशान होती है। यहाँ वैसे कोई भी साफ जगह नहीं होती जहाँ पे वो बैठ पा रही होती है। गुस्से में आके वो सोच रही होती है कि वो क्या करे, उसने इस मिशन में आके गलती कर दी है। फिर वो झाड़ियों की तरफ देखती है कि झाड़ी में कुछ हिल रहा है। सिस्टर सोच रही होती है कि वहाँ पे कुछ आने वाला है, उसे हेल्प को चिल्ला देना चाहिए। तभी वहाँ पे झाड़ियों के अंदर से एक मेंढक बाहर निकलता है जिसको वहाँ पे देख सिस्टर काफी डर जाती है। सिस्टर सोच रही होती है मुझे काफी डर लग रहा है, सच में फ्रॉग काफी खतरनाक होते हैं। तभी ब्रदर फ्रैंक बोलते हैं कि जून सिस्टर अपना ख्याल रखना, तुम्हारे पर अटैक होने वाला है। हम देखते हैं फ्लावर मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए सिस्टर का पाँव पकड़ लेता है। हम देखते हैं सिस्टर को बचाने के लिए ब्रदर फ्रैंक आगे बढ़ते हैं। वो उस फ्लावर के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो अंदर से फट गया होता है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका भी हो जाता है जिसकी वजह टाइसन भी उठ जाता है। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ पे ब्रदर फ्रैंक ने अपनी पावर को यूज किया है। फिर टाइसन देखता है कि जमीन शटर हो चुकी है। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर कैसी पावर है, भले ही मैं यहाँ पे अपनी पूरी पावर को यूज क्यों ना कर लूँ, मैं इतना बड़ा गड्ढा नहीं कर पाऊंगा। वही सिस्टर जू होती है, वो भी हीट एक्टिंग का यूज करते हुए पावर को हील कर रही होती है लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनके पाँव के ऊपर पॉइजन लग गया होता है। सिस्टर जू रोते हुए बोल रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, ये एक पॉइजन है। ये सुनकर सब लोग काफी शौक रह जाते हैं। ब्रदर फ्रैंक बोल रहे होते हैं कि वैसे तो ये लोग पॉइजन नहीं होते लेकिन जैसे सिस्टर को यहाँ पे काटा है वो एक म्यूटेटेड बीस्ट था और उसके पास यहाँ पे काफी खतरनाक पॉइजन की एबिलिटी थी। लिन बाय बोल रहा होता है कि हमने पे एंटीडोट प्रिपेयर किया था लेकिन वो दूसरी चीजों के लिए है। फ्लावर डीमन के पास पॉइजन ही नहीं होता, इसी से हमारे पास में कोई भी एंटीडोट नहीं है। तभी लिन बाय बोलता है कि एक सोल्यूशन है। ब्रदर फ्रैंक बोल रहे होते हैं कि जूनियर ब्रदर क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। लिन बाय बोल रहा होता है कोई भी रास्ता नहीं बचा, हमें इस पॉइजन को चूस के बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, इनके पास में जितना भी पॉइजन है मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। ब्रदर फ्रैंक लिन बाय को रोक रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो काफी कम है
अगर तुम इस पौधे को यहाँ पे बाहर निकालते हो तो पक्का से तुम भी नहीं बच पाओगे। यहाँ पे ये काम किसी हाई कंडीशन वाले को करना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इस पौधे को चूस के बाहर निकाल दूंगा। तो अभी वहाँ पे लूडन भी आते हुए कहता है कि मुझे ये काम करना है। वहाँ पे वो तीनों लड़के बोल रहे होते हैं कि लोग पौधे चूसने के लिए तैयार है, लेकिन सिस्टर वहाँ कुछ भी नहीं होने देंगे। वही सिस्टर सोच रही होती है यहाँ पे सभी लोग काफी ठरकी हैं, आखिर अब मैं क्या करूँ। तभी टाइसन बोलता है कि मेरी बात सुनो। सारे लड़के से घूरते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें भी यहाँ पे एक बाइट चाहिए। टाइसन बोल रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे मेरे पास में एक एंटीडोट है जो कि इनको डीमन फ्लावर के पॉइजन से बचा सकता है। सिस्टर जू बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर टाइसन सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। वही बाकी लड़के रोते हुए सोच रहे होते कि तुमने क्या कर दिया, हमें इतना अच्छा मौका मिला था, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। टाइसन बोल रहा होता है ये यहाँ पे कोई स्पेशल एंटीडोट नहीं है, लेकिन ये कॉमन एंटीडोट है जो कि बहुत सारे टाइप के पॉइजन पे काम करता है, शायद से इसके ऊपर भी काम कर दे। लिन बाय बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, तुम यहाँ पे कह रहे हो कि ये स्पेशल एंटीडोट नहीं है, ये कॉमन एंटीडोट है। सिस्टर जू के लिए यहाँ पे काफी रिस्की हो सकता है, यहाँ पे तरीका हम लोग यूज करने वाले हैं बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। सिस्टर जू काफी आराम से बच जाएंगी। तो अभी जब जू होती है दौड़ते हुए टाइसन के पास चली जाती है। सिस्टर जू बोल रही होती है कि मुझे इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है। टाइसन बोल रहा होता है कि आधा इसे खा लो और आधे से अपने चोट के ऊपर लगा लो। सिस्टर जू बोल रही होती है आपको शुक्रिया ब्रदर। टाइसन बोल रहा होता है कि ये तो मेरा फर्ज था। लिन बाय बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे काफी बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ पे किसी भी चीज में हेल्प नहीं कर पाया, पर मैं अभी भी एक चीज तो कर ही सकता हूँ, मैं तुम्हारी चोट पे मलहम लगा देता हूँ। सिस्टर जू बोल रही होती है कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जहाँ पे सिस्टर जू होती है उस मेडिसिन को आधा खा लेती हैं और आधा अपनी चोट के ऊपर लगा लेती हैं। फिर जैसे वो थोड़ी देर के लिए कल्टीवेट करती है वो ठीक होने लगती हैं। सिस्टर जू सोच रही होती है कि आखिर स्मेल कैसी है, सच में काफी प्यारी स्मेल है, इसके अंदर मैं खुदे ही जा रही हूँ, अगर स्मेल यहाँ पे ऐसी ही आती है तो मैं इसमें खो जाऊंगी। तभी उसे वहाँ पे दूसरी स्मेल भी आती है। सिस्टर जू बोल रही होती है कि आखिर ये कैसी स्मेल है, ये स्मेल पहले वाली स्मेल से भी ज्यादा बेटर है, मैं इसके अंदर डूबती जा रही हूँ। फिर सिस्टर जू होती है वो जाग जाती है और वो सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, मैं तो फ्लावर से भरी हुई एक दुनिया के अंदर थी जहाँ पे काफी अच्छी स्मेल आ रही थी, पर अचानक से वहाँ पे एक दूसरी स्मेल आई जो कि पहले से बेटर थी। टाइसन बोल रहा होता है सिस्टर जू आप उठ गई, इसका मतलब मेडिसिन काम कर रही है। वही सिस्टर जू सोच रही होती है कि जो स्मेल मुझे आ रही है लगता है वो टाइसन की बॉडी के अंदर से आ रही है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी स्मेल की वजह से। सिस्टर जू टाइसन को एकदम अलग तरीके से देख रही है। टाइसन बोल रहा होता है कि आखिर आप कैसी हैं, क्या आप ठीक तो है ना। सिस्टर जू सोच रही होती है कि आखिर क्या हो रहा है, जितना ज्यादा मैं इनको देख रही हूँ मेरा दिल उतना तेज से धड़कते जा रहा है, पता नहीं कि मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। नहीं मुझे यहाँ पे होश में आना होगा। फिलहाल हम लोग एक मिशन के अंदर आ रखे हैं। वही टाइसन सोच रहा होता है कि इनको क्या हुआ जो यहाँ पे सिस्टर तो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये बाकी लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वैसे ही मेरी वजह से इन लोगों का मौका चला गया। टाइसन बोल रहा होता है सिस्टर तो रिप्लाई करिए, क्या आप ठीक है। सिस्टर तो टाइसन धक्का देते हुए बोल रही होती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सिस्टर जो सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पे अजीब चीजों के बारे में सोचा बंद करना होगा, वरना मैं यहाँ पे शांत नहीं हो पाऊंगी। सिस्टर जो बोल रही होती है कि ब्रदर टाइसन आपका एंटीडोट के लिए शुक्रिया, आखिर आपको थैंक्स कैसे कहूँ। टाइसन बोल रहा होता है थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मुझे पहले की गैदरिंग पिल दी थी और मैंने आपको हीलिंग पाउडर दे दिया, बात एकदम बराबर रही। सिस्टर जो बोल रही होती है कि मैंने आपको काफी नॉर्मल चीज दी थी, वही आपने मुझे काफी खास चीज दी है, ये बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। टाइसन बोल रहा होता है हम लोग सेम सेक्ट से हैं और आप मेरे दोस्त की तरह हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। सिस्टर तो शर्माते हुए बोल रही होती है क्या मैं आपकी दोस्त हूँ, अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है तो अब से हम लोग दोस्त हैं। टाइसन भी हंसते हुए कह रहा होता है कि हाँ आप सही कह रही हैं। लिन बाय बोल रहा होता है जब हम लोग चैंगजी पवेलियन के अंदर थे तब मैं वहाँ पे अनाउंस कर रहा था कि हमें एक बंदे की जरूरत है, तब आप हमारे पास में आए थे और हमारे पास में आने का तो कोई बिल्कुल भी मौका नहीं मिला शॉपिंग करने का, तो आखिर आपने खरीदा कब। टाइसन बोल रहा होता है दिक्कतें कभी भी आ सकती है, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, इसी से मेरे पास ये पहले ही था। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है, हम लोग अपना काम कंटिन्यू करना चाहिए। तभी वो टाइसन तो आगे बढ़ जाता है। टाइसन बोल रहा होता है जल्दी अपने काम को कंप्लीट करना है और यहाँ पे बहुत सारे डीमंस को मारना है, आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं यहाँ पे रास्ते को खाली करते हुए चलूंगा जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। सभी लोग सोच रहे होते हैं बंदा सच में काफी ज्यादा अच्छा है, ये यहाँ पे मॉन्स्टर्स को ही मार रहा है, सबको सेफ भी रख रहा है, और यहाँ तक कि जब हम लोग पे दिक्कत आई इसने यहाँ पे हम लोग को काफी महंगा एंटीडोट दे दिया, जो कि सच में काफी अच्छी बात है। आधे घंटे बाद हम देखते जंगल काफी अंदर आ गए होते हैं। टाइसन सोच रहा होता है मैं काफी डिसअपॉइंट हो चुका हूँ, रास्ते पर हमें से फ्लावर डीमन ही मिले हैं जो कि काफी कमजोर थे। जैसे लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं कि मेरी बातों पे ध्यान दो, जल्दी ही हम लोग हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं, हम लोग के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, हमें जल्दी करनी होगी। हम देखते हैं कि उन लोग के आगे एक ब्लैक फॉरेस्ट होता है जिसके अंदर उन लोग को वो फ्लावर मिलेगा। लिन बाय सोच रहा होता है देखने में मुझे काफी खतरनाक लग रही है और यहाँ पे मेरी आवाज भी गूंज रही है। तभी हमें बाकी सब लोग लिन बाय को घूरने लगते हैं। मैं यहाँ पे बैठ के चिल्ला रहा था क्योंकि यहाँ पे मेरी आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस चक्कर में मैंने मॉन्स्टर्स को भी अट्रैक्ट कर लिया। ब्रदर फैंग बोल रहे होते जो जेड एसेंस फ्लावर है
और वो ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे हमें फ्लावर डीमन भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके जगह हमें काफी ज्यादा पावरफुल डीमंस मिलेंगे। तो सभी लोग अपना ख्याल रखना। आगे वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। चलते वो लोग ब्लैक माउंटेन के अंदर आ गए होते हैं। टाइसन सोच रहा होता है जगह काफी ज्यादा शांत है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हर जगह डीमंस है। वो जगह इतना शांत होना काफी ज्यादा अजीब बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी डीमन किंग की टेरिटरी हो जिसमें हम लोग गलती से एंटर कर गए हैं। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जेट फ्लावर एसेंस दिख जाता है। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं हमारा टारगेट मिल गया है, सभी लोग फ्लावर को लेने में ध्यान दो। टाइसन सोच रहा होता है ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो जेट फ्लावर एसेंस होता है उन लोगों को देखने लगता है। लिनवाई सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, ये फ्लावर हम लोग को घूर क्यों रहा है। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं कोई भी डरो मत, ये हम पे अटैक नहीं करने वाला, ये काफी ज्यादा एक हब की तरह है, यहाँ पे भी काफी सारी वाइब्रेशंस हुई है, इसी से ये रिएक्ट कर रहा है। जल्दी यहाँ पे रात होने वाली है और जैसे ही यहाँ पे रात हो जाएगी फ्लावर खिल जाएगा, तब तक के लिए हम सभी लोग को वेट करना होगा। टाइसन सोच रहा होता है कि मैंने आते वक्त जेट फ्लावर एसेंस के बारे में पढ़ा था, ये काफी स्पेशल फ्लावर होता है, लेकिन आप इसे हर टाइम नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ने के लिए आपको रात का वेट करना पड़ता है, वो भी स्पेशली तब तक कि मून आ रखा हो। जैसे ही इसके बाद मून गिर जाएगी खिल जाएगा और हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसे खिलने के साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाएगा क्योंकि ये खुद को प्रोटेक्ट करने लगेगा। उसके बाद जो भी इसके ऊपर देखेगा वो इल्यूजन में फंस जाएगा। इसी से इस फ्लावर को पकड़ने के टीम में काम करना काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि अकेले काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर मान लो फिलहाल किसी एक बंदे के ऊपर अटैक कर रहा होगा तो फिर कोई पीछे जाके इस फ्लावर को तोड़ लेगा, वही जब बाकी सारे लोग होंगे वो बाकी टीम से हमें प्रोटेक्ट करेंगे। जो जेड एसेंस फ्लावर है वो काफी अच्छा ट्रेजर है, मॉन्स्टर इसे ऐसे नहीं जाने देंगे, वो लोग इसको पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। थोड़ी देर बाद में ब्रदर फैंग बोल रहे होते कि टाइम आ चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे प्लान बनाया था सभी लोग वैसे ही मूव करेंगे। जो हमारा लूरेन है वो फाइट का मेन इंचार्ज होगा, वही लिनवाई फ्लावर के ऊपर अटैक करेगा। सिस्टर तो साइड में खड़ी होकर ध्यान देंगी और वही जो टाइसन है वो सिस्टर तो दूसरी तरफ ध्यान देगा जिससे कि यहाँ पे किसी को भी कुछ ना हो। और वही मैं तुम लोगों के पास में रहते हुए एक फॉर्मेशन बना दूंगा जिससे कि हम सभी लोग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाए और ये फ्लावर को हासिल करना काफी ज्यादा आसान हो जाए। अब सभी लोग यहाँ पे अपनी एनर्जीज को यूज करो, सही बताने पे हम लोग को फ्लावर तोड़ना है। फिर वहाँ पे मूनलाइट गिरने लगती है। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे कोई तो आ रहा है, लगता है कोई मॉन्स्टर मतलब काफी तेजी से आ रहा है। सिस्टर भी सोच रही होती है कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर आ रहा है जो कि फ्लावर लेने के लिए आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे टाइगर बीस्ट आ गया होता है जिसको मारने के लिए सिस्टर ने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है, लेकिन तभी ब्रदर फैंग बीच में आते उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। टाइसन सोच रहा होता कितनी बेकार बात है, यहाँ पे इन्होंने उस मॉन्स्टर को मार डाला, अगर उसे यहाँ पे मैंने मारा होता तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलते। ब्रदर फैंग बोल रहे होते जूनियर टाइसन अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप इतने पावरफुल बन सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा पर आप में जितनी कल्टीवेशन को हासिल कर लेंगे। टाइसन सोच रहा होता कि मैंने मेरा मुंह बना रखा था तो इनको लगा जो मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, इसी से मैं यहाँ पे अफसोस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो यहाँ पे ये सब डीमन की स्पीड के लिए किया था। टाइसन ही बोल रहा होता है कि हाँ ब्रदर आप सही कह रहे हैं। लिनबाई बोल रहा होता है सभी लोग ध्यान देना हमारे पर और भी अटैक होने वाले हैं। हम तो उन लोगों पर अटैक करने के लिए बहुत सारे डीमंस आ गए होते हैं। डीमंस को देखते हुए टाइसन सोच रहा था कि फाइनली ये लोग आ रहे हैं। टाइसन हंसते हुए कह रहा होता कि आओ मेरी तरफ आओ, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तो ये ब्रदर फैंग बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको तीनों मॉन्स्टर से बचा लूंगा। ये बोलते ब्रदर फैंग काफी पावरफुल अटैक कर देते हैं। वो टाइसन में काफी फॉर्म में अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन जब ब्रदर फैंग का अटैक होता है वो डीमंस को खत्म कर देता है। वही टाइसन वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। ब्रदर फैंग बोल रहे होते कि जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे जूनियर्स को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वही टाइसन सोच रहा होता यहाँ पे चोरी हुई है, मेरे को यहाँ पे 3 बिस्ट मिलने वाले थे लेकिन ब्रदर ने सबको ही मार डाला। मैं अपने दर्द को छुपाना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे काफी बुरा लग रहा है। हम तो उनकी तरफ बहुत सारे डीमन अटैक कर रहे होते हैं पर वहाँ पे जाता है ब्रदर फैंग ही मार दे रहे होते हैं। वहाँ बाकी किसी को डीमंस को मारने का मौका ही नहीं मिल रहा होता। वहाँ ब्रदर फैंग की पावर को देखते हुए बाद में डीमंस ही भाग जाते हैं। ब्रदर फैंग सोच रहे होते मैं यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहा हूँ, ये लोग मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे। सिस्टर तो सोच रही होती है मैं पहले मॉन्स्टर्स को फेस कर रही हूँ, मैं काफी नर्वस हूँ। वही टाइसन सोच रहा होता है अगर आपको हेल्प ही करनी है सिस्टर दुखी करो ना, आखिर आप मेरे मॉन्स्टर क्यों चुरा रहे हो। ब्रदर फैंग सोच रहे होते जूनियर्स काफी ज्यादा अजीब है, आखिर मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे। टाइसन सोच रहा होता मुझे लगता है मैं बहुत सारे मॉन्स्टर को मार पाऊंगा लेकिन लगता है ये एक सपना ही रह जाएगा। ब्रदर फैंग खांसते हुए सोच रहे होते हैं कि कोई तो मेरी तारीफ कर दो। वही सिस्टर दूसरी सोच रही होती है कि मुझे खुद पे काम करना होगा। फिर वो दोनों प्रयास से जाने लगते हैं। ब्रदर फैंग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि दोनों जूनियर्स आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही काम करते रहोगे तो तुम लोग कभी भी मेरे जितने पावरफुल नहीं बन सकते। साथ ही ब्रदर फैंग सोच रहे होते हैं शायद से मेरी ही गलती है, मैंने यहाँ पे इन लोगों के फाइट करने के लिए एक भी बीस्ट को नहीं छोड़ा तो ये मारेंगे किसको। लिनबाई बोलता सभी लोग ध्यान दो अभी जेट फ्लावर खिलने ही वाला है। फिर उस फ्लावर के खिलते ही लूनस के सामने शीशा के खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं फ्लावर के अंदर 2 चेहरे निकल गए होते हैं। जब वो लोग खुद को मिरर में देखते हैं तो वो लोग काफी बॉडी वाले दिख रहे होते हैं, जिसको देखते हुए फ्लावर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लिनबाई सोच रहा होता है कि मुझे इन फ्लावर्स को काटना है, फिर यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब लिनबाई यहाँ पे अटैक करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे एक बीस्ट आ जाता है जिसको ब्लॉक करने के चक्कर में लिनबाई पीछे चला जाता है।
लिन बाय सोच रहा होता है ये मेरे ऊपर अटैक करने ही वाला था। हम देखते हैं वो बीस्ट एक ग्रीन मंकी होता है। ब्रदर फैंग भी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कहाँ से आ गया। फिर ब्रदर फैंग अपने स्वॉर्ड को उस मंकी पर अटैक करने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो मंकी काफी आराम से उनके अटैक को डॉज कर लेता है और स्वॉर्ड को काटते उसको लेके जाने लगता है। ब्रदर फैंग बोल रहे होते कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, इसके लिए हमने काफी ज्यादा मेहनत करी है। ये बोलते वो उस मंकी को अपने स्वॉर्ड से घेर लेते हैं। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं कि सभी लोग अपनी एनर्जी को बाहर निकालो, हम में से साथ मिलकर मारेंगे। जब उन सभी लोग की स्वॉर्ड मंकी की तरफ जा रही होती हैं, तभी वो मंकी अपने स्पेशल पावर को रिलीज करते हुए उन सभी के अटैक को रोक देता है। वहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मंकी यहाँ पे स्पेशल पावर को यूज कर पा रहा है। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं डिस्ट्रैक्ट मत हो, जल्दी से उस मंकी का पीछा करो। ब्रदर फैंग उड़ते हुए कह रहे होते हैं कि मंकी मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं आगे का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम सभी लोग मेरे साथ में नहीं आ सकते, तुम लोग जहाँ पर हो वहीं पर रह के मेरा वेट करना। टाइसन सोच रहा होता है कि शायद से यहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है। सीनियर ब्रदर फैंग काफी ज्यादा पावरफुल थे और हमारे तक आने से पहले वो सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे, लेकिन फिलहाल उनके लिए मिशन जरूरी है और वो हम सभी लोग पे छोड़ के चले गए। जो यहाँ पे ब्रदर फैंग है उनके पास थंडरस्टॉर्म टेक्निक है जो कि मोस्टली स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है और जो इनकी स्पीड वो काफी ज्यादा कम है, यहाँ तक कि वो इस बंदों को नहीं पकड़ पा रहे थे। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा जो हमारे ब्रदर फैंग है वो उस मॉन्स्टर को पकड़ पाएंगे, उन्हें पक्का से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ब्रदर फैंग ये काम नहीं कर सकते तो आखिर मैं क्या कर लूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्रदर फैंग को जो कि अभी भी उस मंकी का पीछा कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं उस मंकी को जो ब्रदर फैंग में पत्थर गिरा रहा होता है। ब्रदर फैंग सोच रहे होते हैं कि पत्थर काफी स्ट्रॉन्ग है, इनसे होते हुए गुजरना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। यहाँ पे सारी दिक्कतों के साथ मंकी की बराबरी नहीं कर पाऊंगा, वो यहाँ काफी ज्यादा तेज मूव कर पा रहा है। मंकी और मेरे बीच डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो अभी वहाँ पे ब्रदर फैंग को लाइट दिखती है। ब्रदर फैंग सोच रहे होते हैं कि फाइनली ओपन स्पेस आने वाला है, वहां पे मैं पक्का से इस मंकी को पकड़ लूंगा। फिर हमारे ब्रदर फैंग मंकी का पीछा करते माउंटेन से बाहर आते हैं। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं कमीने बंदा रुक जा, लेकिन वो बंदा अभी भी उनका अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ब्रदर फैंग लग रहा है मंकी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते। ब्रदर फैंग सोच रहे होते हैं मंकी काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे से पीछा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पे एक बील ब्रदर फैंग पे अटैक करती है जिसको वो बार बार डॉज कर लेते हैं। ब्रदर फैंग सोच रहे होते यहाँ पे तो एक डीमन किंग है, अगर मैं इसे फाइट करने लगा तो बंदर भाग जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं, मुझे फाइट करनी ही पड़ेगी। ये बोलते वो डीमन किंग के बिलों पे अटैक करने लगते हैं। फिर वो मंकी को देखते हुए बोल रहे होते काफी दूर चला गया और मैं इसे नहीं पकड़ सकता। मैं मानता हूँ जो मेरी स्वॉर्ड टेक्निक वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी स्पीड वो काफी ज्यादा कम है, ऐसी जगह पे बंदर को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल, मैं ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पे उससे बड़ी दिक्कत है डीमन किंग, ये मुझे आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा। मैं यहाँ पे गोल्डन कोरियम का मास्टर हूँ और मैं अपने साथ में बहुत सारे जूनियर्स को भी लेके आया हूँ। अगर मैं यहाँ पे मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे और आखिर जूनियर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो तो ये कहेंगे कि सीनियर एक लूजर है। अभी ब्रदर फैंग ये सब सोच ही रहे होते तभी उनके पास टाइसन गुजरता है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। ब्रदर फैंग सोच रहे होती तो कमाल की स्पीड थी। वही हम देखते टाइसन जिसे हमने कैट तालिस्मान को यूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। टाइसन बता रहा होता है कि ये जो मॉन्स्टर से ह्यूमन फेस कहा जाता है, ये मॉन्स्टर नॉर्मल तभी अपीयर होते हैं जब जेड एसेंस फ्लावर अपीयर होता है। जो ये ह्यूमन फेस है ये काफी टाइम से वैली के अंदर रह रहा था और आज जब यहाँ पे फ्लावर खिलने वाला तो हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जितने ही मॉन्स्टर वगैरह आते रहे हम उन लोगों को मारते रहे, इसी से ये पहले नहीं आया। और जब यहाँ पे जैसे सारे मॉन्स्टर मर गए ये यहाँ पे मौका पाके फ्लावर को लेके चला गया। अगर यहाँ पे ये इस फ्लावर का यूज करता है तो पक्का से लेवल अप करेगा और लेवल अप करने की वजह से ये यहाँ पे एक डीमन किंग बन सकता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। वही हमें तो इस बीच जो की सोच रहा होता है, मैंने पहले उस मास्टर के ऊपर पत्थर गिराए थे, पक्का उसका सर फूट गया होगा, लेकिन जब वो देखा तो ब्रदर फैंग बिल्कुल ठीक होते हैं। ह्यूमन फेस सोच रहा होता है ये इस बार बच गया, ये अगली बार नहीं बचने वाला। फिर वो ब्रदर फैंग को दौड़ाते हुए डीमन किंग के पास में लेके चला जाता है। ह्यूमन फेस सोच रहा होता है कि ब्रदर फैंग की हालत काफी खराब हो गई होगी, पक्का से डीमन किंग ने उसको पीस दिया होगा। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है वो काफी शौक रहता है क्योंकि वहां पे उसके पीछे टाइसन आ गया होता है। ह्यूमन फेस भी सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है जो कि यहाँ पे मुझसे ज्यादा फास्ट है। ह्यूमन फेस सोच रहा होता है क्या ये कोई घोस्ट है। फिर ह्यूमन फेस बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे घोस्ट तो मैं हूँ, मैं यहाँ पे फास्टेस्ट घोस्ट हूँ जिसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो फिर आखिर ये बंदा कौन जो कि मेरी बराबरी कर रहा है। फिर जो टाइसन होता है वो ह्यूमन फेस को पकड़ लेता है। ह्यूमन फेस सोच रहा होता है ये जो भी कुछ है ये घोस्ट से ज्यादा स्कैरी है, इसको देख के मुझे काफी डर लग रहा है। फिर वहां पे टाइसन होता है अपने रियल फॉर्म में आता है। टाइसन को देख ह्यूमन फेस काफी शौक रह गया होता है और रोते हुए सोच रहा होता है कि इस बंदे ने मुझे बेवकूफ बनाया, इसको मैं यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी टाइसन को डराने लगता है। ह्यूमन फेस सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बंदा है, कहीं कोई ठड़की बंदा तो नहीं है ना, मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी टाइसन अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए ह्यूमन फेस को काट देता है, लेकिन ह्यूमन फेस अपने स्पेशल फॉर्म को यूज करते हुए बच जाता है। फिर हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और टाइसन यहाँ पे पहुंचा कैसे। जब टाइसन उसके दोस्त वैली में फंसे हुए थे तो फिर वो लोग ब्रदर फैंग का पीछा करने लगे और वहां पे उन लोगों ने देखा कि ब्रदर फैंग डीमन किंग से फाइट कर रहे हैं और फिलहाल वो फंसे हुए हैं।
लिन बाय बोल रहा होता है ब्रदर फैंग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे जो भी कुछ करना है वो हमें ही करना होगा। टाइसन सोच रहा होता है चीजें काफी ज्यादा बेकार हो गई हैं। फिर टाइसन बोलता है कि हम लोग के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा, अब हमें ट्राई करना ही होगा। लिन बाय बोलता है कि तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, यहाँ ब्रदर फैंग भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो आखिर तुम उस ह्यूमन फेस को कैसे पकड़ोगे। तो अभी जो टाइसन होता है अपने पास तलिस्मान निकाल लेता है और सोच रहा होता है सभी लोग मुझे काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हैं, लेकिन भाई किसी को भी नहीं पता कि मेरे पास व्हाइट टावर है और उसने मुझे काफी ज्यादा अच्छा तलिस्मान दिया है। अगर मैं यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ तो जो मेरी एजिलिटी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बोलते टाइसन तलिस्मान को यूज कर लेता है, जिससे कि हम देखते ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। फिर टाइसन के पास में बिल्ली की पावर्स आ जाती है। फिर टाइसन एक डाली से जंप करते हुए दूसरी डाली पे पहुंच जाता है। टाइसन भी सोच रहा होता है क्या कमाल का इफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक जंप में यहाँ तक पहुंच गया। नॉर्मली किसी के लिए भी इतना ऊंचा कूदना बहुत इम्पॉसिबल है और मुझे पे पूरा भरोसा हो चुका है कि मैं उस ह्यूमन फेस को पकड़ लूंगा। हम देखते टाइसन दौड़ते हुए घुस फेस के पास में आ गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है इसको पकड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है कि सच में ये पावर है कैट स्पिरिट की, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की होती है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो भी कुछ करना जल्दी करना होगा, क्योंकि जो तलिस्मान की पावर सिर्फ 1 घंटे तक ही रहेगी। अगर मैंने यहाँ पे देर कर दी, ये बोलते टाइसन ह्यूमन फेस के आगे आता है। टाइसन सोच रहा होता है काफी डर रहा है, चलो इसे थोड़ा और डराते हैं। ये बोलते टाइसन काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, जिसको देखते हुए मंकी काफी डर गया होता है। मंकी सोच रहा होता है कि ये एक ठरकी बंदा है। फिर टाइसन ह्यूमन फेस के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो अपनी स्पेशल फॉर्म का यूज करते हुए बच जाता है। टाइसन सोच रहा होता है कि इसको अटैक डॉज करना आता है, लेकिन ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। देख ले रहा है कि एजिलिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। जैसे ही अपनी बॉडी को सॉलिडिफाई करेगा तब मैं इसे पकड़ लूंगा। फिर जो ह्यूमन फेस होता है टाइसन से आगे निकल गया होता है और वो अपनी बॉडी को सॉलिडिफाई कर भी लेता है। तो अभी टाइसन अपने बाइंडिंग रोप का यूज करते हुए उसे पकड़ लेता है। ह्यूमन फेस सोच रहा होता है बंदा काफी ज्यादा अजीब है, पता नहीं मैं किसके हाथों फंस गया। अगर मैं यहाँ पे फाइट करते करते मर जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी बेकार मौत बनना काफी बेइज्जती भरा है, मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं मरना था। तो अभी हम टाइसन भी अटैक करने वाला होता है और वो मंकी सोच रहा होता है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकता। टाइसन बता रहा होता है कि मार्शल वर्ल्ड में कुछ भी करना पॉसिबल है, लेकिन अगर आप किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने मैजिक टूल है तो ये काफी ज्यादा बुरा माना जाता है। और जो इसका रीजन है वो काफी ज्यादा सिंपल है, आप कल्टिवेशन करके कितना पावरफुल है कोई भी देख सकता है, ये यहाँ पे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे नहीं दिखता वो होता है मैजिक टूल। मैजिक टूल के अंदर काफी ज्यादा पावर होती है, यहाँ तक कि अगर आपको कोई मारने का भी ट्राई करे तो वो आपको बचा सकते हैं। और इसी वजह से कोई भी किसी को अपने मैजिक टूल के बारे में नहीं बताता। यहाँ पर जो ऐसे रूल्स हैं ये सुशांत एक्ट ने ही बनाए थे, और वह सुशांत एक्ट के बाद में बहुत सारे ट्रेजर भी हुआ करते थे, लेकिन कभी भी मार्शल आर्ट एक जैसा नहीं रहता। अब हम लोग के पास कुछ खास ट्रेजर नहीं है, वही काफी सारे ऐसे नॉर्मल कल्टिवेटर्स भी हैं जिनके पास में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, लेकिन उनमें से एक उन्होंने ईमानदारी से नहीं कमाया, वो किसी ना किसी से छीना या लूटा गया है। इसी तो चाहे आप कहीं के भी क्यों ना हो, आप किसी उसका आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं पूछ सकते। यही वो मेन रीजन था जिसकी वजह से मैंने सबके सामने तालिस्मान को यूज कर लिया, क्योंकि अगर मुझसे कोई तालिस्मान के बारे में पूछेगा ही नहीं तो मुझे किसी को भी व्हाइट टावर के बारे में बताना ही नहीं पड़ेगा, इससे मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। टाइसन वापस आते हुए कहता है कि मैं वापस आ गया। सिस्टर जू बोल रही होती है आप तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, आप यहाँ पे अपने साथ में फ्लावर भी लेके आए हैं। वही ब्रदर फैंग सोच रहे होते कि आखिर कैसे हो सकता है, मेरे जूनियर ने यहाँ पे वो काम कर दिया जो कि मैं भी नहीं कर पाया। लिन बाय बोल रहा होता है आज अपने मंकी को पकड़ने के लिए बाइंडिंग रोप का यूज किया, लेकिन नॉर्मली वो किसी के पास में भी नहीं होते हैं, आखिर वो किस टेक्निक के लिए यूज करते हैं। सिस्टर जू बोल रही होती है कि आप लोग किस टेक्निक की बात कर रहे हैं। लिन बाय बोल रहा होता है हम लोग फुटबॉल के बारे में बात कर रहे थे। सिस्टर जू बोल रही होती है कि मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। टाइसन बोल रहा होता है मेरे पास कोई फुटबॉल टेक्निक नहीं है, असल में मेरे पास में तालिस्मान था जिसका यूज करते मैं काफी तेजी से मूव कर पाया। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई तालिस्मान नहीं होता तो मैं इतना जल्दी मूव नहीं कर पाता। जब मैंने यहाँ पे उस तालिस्मान को यूज किया तो गायब हो गया। तो यहाँ पे आप ज्यादा मत सोचो। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। ब्रदर फैंग भी सोच रहे होते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, ये अभी सिर्फ डिवाइन रियलम पर ही है और जो उसकी कल्टीवेशन है वो भी काफी ज्यादा कम है। यहाँ इतने कमजोर बंदे के पास में इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं हो सकती, और अगर इसके पास में पहले ऐसी एबिलिटीज होती भी तो आखिर छुपाता क्यों। यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा है, इसने किसी तालिस्मान का यूज किया है। सिस्टर तो सोच रही होती है कि सिल्वर स्वॉर्ड पी के इकलौते डिसाइपल हैं और इनके मास्टर के पास में जितने भी रिसोर्स है तो वो इन्हीं के हैं। तो यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी के तालिस्मान होना एक नॉर्मल बात है। सच में तो ब्रदर टाइसन वो काफी ज्यादा कमाल के हैं और उनकी मास्टर भी काफी ज्यादा कमाल की हैं। मैं उन्हें पहले फालतू गलत समझती थी। लिन बाय सोच रहा होता है स्पीड बढ़ाने वाला तालिस्मान ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल तालिस्मान होते हैं। एक डिवाइन रियलम में कल्टीवेटर के पास में ऐसे तालिस्मान होना काफी ज्यादा बड़ी बात है। लूरेंस सोच रहा होता है ब्रदर टाइसन ने अपना लॉस कर लिया है, उन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा महंगा तालिस्मान यूज कर लिया और हमें इस मिशन को करने के जो शॉर्ट कट मिलने वाले वो बिल्कुल काफी नहीं होंगे। पता नहीं वो यहाँ पे मिशन कर क्यों रहे हैं। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं मुझे कभी भी नहीं लगा था कि जब हम फेल होने ही वाले होंगे तब हमारे ब्रदर टाइसन हमें बचा लेंगे। सच में आपने काफी ज्यादा कमाल का काम किया। फिर ब्रदर चोर बाकी सभी लोग रोते हुए कहते हैं कि आप सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, आपने अपने इतने महंगे टेस्ट को यूज कर लिया ताकि मिशन फेल ना हो।
आपको बिल्कुल भी नहीं पता आपने हम पे कितना बड़ा एहसान किया है। अगर यहाँ पे मेरा तेरे मिशन फेल हो जाता तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती, पूरे सेट लोग में मजाक उड़ाते। पहले हमने जैसा बिहेव किया तो उसके लिए हमें माफ करिएगा। टाइसन बोल रहा होता है कि आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ खास काम नहीं किया है। कहानी से वाला बता रहा होता है कि सबकी नजरों में टाइसन एक काफी ज्यादा महान इंसान बन चुका है, जिसके साथ में उन लोगों ने गलत बिहेव किया, लेकिन बदले में उसे इन लोगों की हेल्प करी। सिस्टर जू बोल रही होती है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपने काफी ज्यादा महंगा ट्रेजर यूज किया है। यहाँ पे इस मिशन को करने के लिए जो भी रिवॉर्ड मुझे मिलेगा वो आप रख लीजिएगा, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। ब्रदर फैंगी बोल रहे होते हैं कि हाँ, तुमने काफी बड़ा सेक्रीफाइस दिया है, हम तुम्हें यहाँ पे अकेले सफर नहीं करने दे सकते, यहाँ पे मैं भी तुम्हें अपना शेयर देता हूँ। टाइसन बोल रहा होता है कि मैंने आप लोगों से कहा ना मुझे जरूरत नहीं है। लिन भाई बोल रहा होता है ब्रदर टाइसन ऐसा मत करिए, आपने यहाँ पे हम सभी लोगों के लिए सेक्रीफाइस दिया है तो आपको इतना तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी। प्लीज आप मेरा भी शेयर ले लीजिए। अगर आप हमसे अपना शेयर नहीं लेते हैं तो हम लोग मानेंगे आप हमें बाहर वालों की तरह ट्रीट करते हैं और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वही लूडेन सोच रहा होता है कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, मुझे अपने पैसे नहीं देने थे, यहाँ पे सेक्रीफाइस इसने दिया तो ये जाने, लेकिन अब सभी लोगों ने अपना शेयर दे दिया है। अगर ये सेम का मैं नहीं करूंगा तो लोग बोलेंगे मैं लालची हूँ और लगता है कि मुझे भी अपना शेयर देना ही पड़ेगा। आगे हमें सिल्वर स्वॉर्ड पीक का सीन दिखाया जाता है। टाइसन सिल्वर स्वॉर्ड पीक वापस आ गया होता है और बोल रहा होता है कि मास्टर के यहाँ से गए हुए 2 दिन हो चुके हैं, फिलहाल मेरे पास में कोई भी काम नहीं है, मुझे यहाँ पे आराम कर लेना चाहिए। फिर टाइसन तो वहीं पे लेट जाता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर यहाँ पे नहीं है और उनकी एब्सेंस में ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ। सच में एक पीकर लीडर में काफी ज्यादा मजा आता है और भले के मास्टर यहाँ पे रिटर्न भी कर जाती है तो मैं फिर भी यहाँ का डेप्यूटी लीडर तो हूँ ही, क्योंकि हमारे पीक में यहाँ पे कोई भी नहीं है। थोड़ी देर बाद टाइसन वापस अंदर आता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं तो कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं काफी जरूरी काम भूल गया था। जब मैं जेट्स वर्ल्ड पीक वालों के पास से यहाँ पे आया उसके बाद से ही मैं आराम कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे डीमन सोर्स पड़ी हुई है, मैंने अभी तक उनका एक्सचेंज नहीं किया। ये बोलते टाइसन व्हाइट टावर में चला जाता है। फिर टाइसन उस ह्यूमन फेस की स्पीड को सेल में डाल देता है। टाइसन सोच रहा होता है कि देखते क्या क्या रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वहाँ पे टाइसन के सामने एक एनर्जी की बॉल आती है। टाइसन सोच रहा होता है कि ये क्या है, क्या ये कोई खास चीज है, देखने में ये काफी कमाल की लग रही है। हम देखते हैं टाइसन के सामने एक दाव बॉडी आ गई होती है। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर ये चीज क्या है, देखने में तो ये काफी बड़ी लग रही है। टाइसन बता रहा होता है कि ये कल्टीवेशन पपेट है, इसको दिन में 1 की गैदरिंग पिल चाहिए होती है, वहीं रात को 2 की गैदरिंग पिल चाहिए होती है। अगर आप यहाँ पे इसको पिल खिलाते जा रहे हैं तो जो आपकी कल्टीवेशन होगी काफी तेज हो जाएगी। इसके रहते आप कोई भी टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं। और एक काफी जरूरी बात, इससे आप नॉर्मल काम नहीं करवा सकते, ये घरे काम करने के लिए नहीं बना, ये यहाँ पे सिर्फ आपके कल्टीवेशन में हेल्प करेगा, बाकी चीजों में हेल्प की उम्मीद मत रखना। टाइसन बोल रहा होता है तो काफी कमाल की चीज है, ये मेरी कल्टीवेशन में हेल्प कर सकता है, मैं यहाँ पे दिन भर से एक्सरसाइज करवाया करूंगा और बहुत ज्यादा कल्टीवेट करवाया करूंगा, बाद में कल्टीवेशन आके मेरे को दे देगा, मैं आराम से कॉमिक पढ़ते पढ़ते ही काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। सच में मेरी लाइफ काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। मेरे प्यारे दाव पपेट, तुम फ्यूचर मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हो। टाइसन बता रहा होता है 3 रियल में 9 लेवल्स होते हैं और अगर उसके अंदर आपको एनलाइटमेंट मिल जाए तो आप एक बार में काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले अर्थ रियलम की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं रिसोर्सेज और उसके बाद में होते हैं पर्सनल कल्टीवेशन। वहीं अगर हम ह्यूमन गेट की बात करें तो वहाँ पे पर्सनल कल्टीवेशन काफी जरूरी होती है, बिना पर्सनल कल्टीवेशन आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ह्यूमन गेट का जो अगला लेवल होता है वो होता है बॉडी रिफाइनमेंट, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है फिजिकल स्ट्रेंथ, आप अपनी बॉडी को काफी पावरफुल बनाते हैं। अगला होता है की कंडेंसेशन रियलम, इसके अंदर अपनी स्पीड को काफी पावरफुल बनाते हैं। फिलहाल मैं डिवाइन रियलम पर हूँ, यहाँ मैं अपनी डिवाइन सोल को कल्टीवेट कर रहा हूँ। इस स्टेज में कल्टीवेशन बढ़ती है मेडिटेशन करके और टेक्निक प्रैक्टिस करके, और इसको हम दाव टेक्निक्स भी कहते हैं। हालांकि जो यहाँ पे टाइम मिलता है डेली कल्टीवेशन करने के लिए वो बहुत ज्यादा कम होता है। देखा जाए तो हम लोग के पास में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में हमें खाना भी खाना होता है, पानी पीना होता है और बाकी सारे काम भी करने होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सारे काम जल्दी खत्म कर ले तो फिर हमारे पास में 8 घंटे बचते हैं। हालांकि ये ट्रूकी को कल्टीवेट करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि डिवाइन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसके अलावा जो सुशांत के डिसाइपल्स हैं उनको यहाँ पे काम भी करना पड़ता है ताकि वो लोग पैसा कमा सके। अगर हम यहाँ पे पैसा नहीं कमाएंगे तो हम लोग को टेक्निक्स और एलेक्सी नहीं मिल पाएगा। अगर हम यहाँ पे मिशन के टाइम को भी जोड़ लें तो दिन भर में कल्टीवेट करने के सिर्फ 4 से 5 ही घंटे मिलते हैं और इतना कम कल्टीवेट करने से कल्टीवेशन ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। और अगर मेरी बात करी जाए तो हाल फिलहाल मैंने बहुत सारे मिशन किए हैं और मैं पे ज्यादा मिशन ही करे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए कल्टीवेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ वो भी ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं बस यहाँ पे बैठा और मन से कल्टीवेट नहीं कर रहा, ऐसे इधर उधर घूमते रहना और बाकी फालतू काम करने से भी कल्टीवेशन नहीं बढ़ती। लेकिन अब चीजें बदलने वाली है। मेरे पास एक बड़े सा बड़ी डॉल है जिसका नाम है दाव पपेट, इसकी वजह से मैं दिन में कम से कम 12 घंटे कल्टीवेट कर पाऊंगा। मेरी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी और यहाँ पे सबसे जरूरी चीज तो यही है कि इसका यूज करते मैं डीमन को मार पाऊंगा। अगर मैं कल्टीवेशन को ध्यान देता तो मैं डीमंस को नहीं मार पाता। ठीक है, फिर इसको पिल खिला देते हैं। ये बोलते टाइसन को पिल खिला देता है
और वहां पे अपनी स्पेशल एनर्जी का यूज करते हुए पपेट को एक्टिवेट करने लगता है। टाइसन सोच रहा होता है कि जो हमारा सुशांत एक्टर वो काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि जो हमारी कल्टीवेशन टेक्निक है वो तो कुछ खास नहीं है, इसके अंदर स्पेशल कुछ भी नहीं है। लेकिन इसकी एक खास बात है, ये काफी ज्यादा स्टेबल है। अगर हमारा कोई भी कल्टीवेटर जो कि दूसरे सेट के बंदे के बराबर स्ट्रॉन्ग हो, तो उसमें सुशांत सेट के डिसाइपल की स्ट्रेंथ होगी वो काफी ज्यादा होगी, क्योंकि जो हमारी कल्टीवेशन होती है वो काफी ज्यादा स्टेबल होती है। फिर टाइसन उस पपेट से अपनी बॉडी को लिंक करने लगता है। हम देखते हैं वो पपेट भी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है जब तक कि मेरे पास में है मेरी कल्टीवेशन स्टेबल होती जाएगी और ये काफी ज्यादा फास्ट भी हो जाएगी। हम देखते हैं वो प्रोसेस थोड़ी देर तक चलती ही रहती है। आधे घंटे बाद टाइसन बोल रहा होता है कि फाइनली मेरा काम खत्म हो गया। ये डॉल अब दिखने में बिल्कुल मेरी जैसी ही लग रही है। वैसे ये डॉल दिखने में काफी ज्यादा क्यूट है। क्यूट तो ये होगी ना, ये मेरी जैसी दिखती है। टाइसन सोच रहा होता है क्या अगर ये मेरे जैसा अंदर से भी हो। मैं काफी ज्यादा आलसी इंसान हूँ, अगर ये यहाँ पे मेरे जैसा हुआ तो मेरी कल्टीवेशन नहीं बढ़ेगी। वैसे यहाँ पे इस डॉल को यूज करने के लिए दिन में 1 की गैदरिंग पिल चाहिए, वही रात को 2 की गैदरिंग पिल। एक दिन में मेरे को 3 पिल देनी पड़ रही है। सच में काफी बड़ा लॉस है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं डीमंस को मार के कमा सकता हूँ। लैंटर्न मॉन्स्टर तैयार हो जाओ, अब तुम्हें निशाना हो। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे 12 घंटे काम करने के लिए 3 पिल लेता है, क्या हो अगर मैं इसे ओवर टाइम करवाऊं। मैं यहाँ पे इसको 6 पिल दूंगा और 24 घंटे काम करवाऊंगा। फिर टाइसन अपने मन में एक मीटिंग बिठाता है, जिसमें वो कंपनी का बॉस बनते हुए कह रहा होता है पपेट तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारी सैलरी को डबल कर रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पिल्स कम कर दूंगा। टाइसन के अंदर एंजल बोल रहा होता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऑलरेडी हमारे लिए 12 घंटा काम तो कर ही रहा है ना, 24 घंटे काम कराने की क्या जरूरत है। वहीं डेविल साइड बोल रहा होता है कि ये एक पपेट है, इसे हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए कितना भी ओवर टाइम कर सकता है, वैसे भी इसको डबल सैलरी तो मिल ही रही है ना। फिर बॉस टाइसन बोलता है तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तुम हमारे लिए ओवर टाइम करोगे। अब टाइसन सोच रहा होता है काश रियलिटी होती, यहाँ पे ऐसी चीजें सपने में ही हो सकती हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ से चलना चाहिए, ये डॉल अपना काम कर रहा है। आगे हम देखते टाइसन अपने कमरे में आ गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि जिस स्पेस में व्हाइट टावर बना हुआ है सच में वो काफी मिस्टीरियस है। अभी मुझे जगह के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया, फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही पता है कि मैजिकल स्पेस है जहाँ मैं कभी भी जा सकता हूँ, और मैं व्हाइट टावर से कोई भी चीज बाहर नहीं लेके जा सकता, सिर्फ वही आइटम लेके जा सकता हूँ जो कि उसने मुझे दिए हैं। फिर टाइसन बाहर जाते हुए सोच रहा होता है मैं ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, चलो कुछ काम करते हैं। घूमते हुए टाइसन सोच रहा होता है कल मैंने काफी ज्यादा अच्छा मिशन किया था, मानता हूँ कि मुझे वहाँ पर तालिस्मान का लॉस हुआ, लेकिन कौन सा मेरे उसमें पैसे लगे थे और सिर्फ और सिर्फ उस लॉस के चक्कर में मुझे पपेट मिला, वही मिशन के दौरान मुझे पाउडर भी मिला था। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ है, और वैसे भी सभी लोगों ने मुझे अपना शेयर भी दे दिया था, जिसकी वजह से मेरे पास 50 स्वॉर्ड कॉइन हो रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ इतने कॉइन्स के लिए मुझे काफी दिनों तक काम करना पड़ता, लेकिन ये मुझे ऐसे ही मिल गए। मेरे पास में कभी भी इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, आखिर अब मैं इस पैसे का क्या करूं। आगे हम देखते हैं टाइसन चैंगी पवेलियन के पास में आ गया होता है। सबसे पहले टाइसन ट्रेजर पवेलियन जाता है। हम देखते हैं टाइसन ने काफी सारी की गैदरिंग पिल खरीदी होती है। शॉपकीपर भी बोल रही होती है कि लगता है कल्टीवेशन में काफी अच्छा ध्यान लगा रहे हैं, इसी से आपको यहाँ पे इतनी सारी पिल्स चाहिए। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं दिन में 12 घंटे कल्टीवेट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इतनी पिल्स तो चाहिए ही। सारे टाइसन सोच रहा होता है मेरे पास वो पपेट है जिसका यूज करने के लिए मुझे ये पिल्स चाहिए। आगे जो टाइसन होता है वो वेपन स्टोर के बाहर आ गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि ये पहली बार है जब मैं इतने महंगे स्टोर के सामने आया हूँ, अब मैं यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 50 स्वॉर्ड कॉइन्स हैं। जब टाइसन यहाँ पे आसपास में देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी स्वॉर्ड होती है। टाइसन सोच रहा होता है सारी स्वॉर्ड काफी ज्यादा प्यारी दिख रही है, आखिर एक फ्लैंक स्वॉर्ड खरीदने के लिए कितना प्राइस लगने वाला है, मुझे यहाँ पे एक फ्लैंक स्वॉर्ड चाहिए। तभी जैसे टाइसन थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसे वहाँ के टॉप स्वॉर्ड दिखती हैं। जिस स्वॉर्ड के आगे टाइसन खड़ा होता है वो काफी ज्यादा बेहतरीन स्वॉर्ड होती है, और उसकी यहाँ पे कीमत होती है 300 स्वॉर्ड कॉइन्स। आगे टाइसन एक और स्वॉर्ड को चेकआउट करता है जिसकी कीमत होती है 500 स्वॉर्ड कॉइन्स। फिर टाइसन युआन स्वॉर्ड को चेक करता है जो कि काफी पावरफुल स्वॉर्ड है, उसकी कीमत होती है 800 स्वॉर्ड कॉइन्स। टाइसन सोच रहा होता है ये तीनों ही स्वॉर्ड एक दूसरे से काफी ज्यादा महंगी है, इनमें से किसी को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी मुझे लग रहा था कि मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन पता नहीं कब मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। टाइसन सोच रहा होता है मैंने अपने ब्रदर फैंग को देखा था और मुझे थंडर स्वॉर्ड तो काफी कमाल की थी, इसी से मैं यहाँ पे स्वॉर्ड लेने के लिए आ गया, पर लगता नहीं कि मैं स्वॉर्ड खरीद पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं। वही यहाँ पे जितनी भी स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा महंगी है। सुशांत से जो हमको फ्लाइंग स्वॉर्ड देता है सच में काफी ज्यादा अच्छी होती है, अभी मैं इस स्वॉर्ड को काफी सालों तक यूज कर सकता हूँ, मुझे स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं एक डिवाइन रियल में कल्टीवेटर हूँ और मेरे लिए यहाँ पे 1 महीने के 100 कॉइन्स कमाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं इतने पैसे कमा भी लेता हूँ तो मुझे एलेक्सी तालिस्मान और बाकी चीजों पे भी खर्च करना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आखिर मैं खुद की स्वॉर्ड कब खरीद पाऊंगा, खुद की स्वॉर्ड खरीदने में काफी टाइम लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी स्वॉर्ड्स है वो काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे तो यहाँ पे कोई भी चल जाती, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता, मुझे ऐसे चलना चाहिए। जब टाइसन वहां से जा ही रहा होता तभी तो शॉपकीपर देख लेती है। शॉपकीपर बोल रही होती जूनियर ब्रदर रुक जाओ, देख के लग रहा है कि यहाँ पे जूनियर ब्रदर खुद की फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीदनी है।
टाइसन भी बोल रहा होता है कि हाँ मैं लेने तो यही आया था। शॉपकीपर बोल रही होती है आखिर तुम्हें कौन सी स्वॉर्ड पसंद आई, यहाँ बहुत सारी अच्छी स्वॉर्ड्स है। टाइसन बोल रहा होता है कि हाँ मैं सारी स्वॉर्ड्स देखी और सभी काफी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन उनको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं। शॉपकीपर बोल रही होती है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे बताओ कि तुम्हारा बजट कितना है, मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी कि तुम्हें एक अच्छी चीज लाके दूं। टाइसन बोल रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ 50 कॉइन्स है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल स्वॉर्ड है वो भी कम से कम 300 कॉइन्स की है, मैं इनमें से कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। शॉपकीपर बोल रही होती है कि तुम्हारे हाथ तो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन चलो कोई बात है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, हमने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान को स्टार्ट किया है, तुम इन पैसों को धीरे धीरे पे कर सकते हो। टाइसन सोच रहा होता है क्या मैं धीरे धीरे पे कर सकता हूँ, सच में तो काफी ज्यादा अच्छा है और देखने में शॉपकीपर भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। शॉपकीपर बोल रही होती है कि तुम इंस्टॉलमेंट के तौर पर 50 कॉइन दे सकते हो और बाकी आप जितने भी स्वॉर्ड कॉइन्स होंगे वो महीने के हिसाब से कटते रहेंगे, हर महीने तुम्हें हमें 10 स्वॉर्ड कॉइन देने पड़ेंगे, इससे तुम्हें जो इंस्टॉलमेंट वो पे हो जाएगी, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 50 महीने तक ये पे करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। आखिर तुम्हें ये डील कैसी लगी, डील काफी ज्यादा अच्छी है ना। टाइसन सोच रहा होता है जो मुझे स्वॉर्ड मिलने वाली है वो 300 कॉइन्स की है, मैं यहाँ पे डाउन पेमेंट कर रहा हूँ 50 कॉइन्स की, लेकिन फिर मुझे 10 कॉइन 50 महीने तक देने हैं, मतलब और 500 कॉइन्स। देखा जाए तो मुझे यहाँ पे 4 साल का लोन दे रही है, वो भी डबल इंटरेस्ट पे, ये तो एक काफी घाटे का सौदा है, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सच में मुझे कभी भी नहीं लगा था कि सुशांत सेठ इतनी खतरनाक जगह हो सकती है जहाँ पे लोग मुझे लूटने के लिए आ जाएंगे। टाइसन बोल रहा होता है कि सुनने में ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं खरीदना है, अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं इसे खरीद के लेके जाऊंगा। टाइसन सोच रहा होता है मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, मैं जाके आपसे मॉन्स्टर से फाइट करूंगा और यहाँ पे बहुत सारे पैसे कमा के लेके आऊंगा, फिर मैं थोड़ा खरीद लूंगा। वही शॉपकीपर बोल रही होती है कि तुम जा क्यों रहे हो, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, तुम यहाँ पे अपनी पहली फ्रेंड्स लेने के लिए आए थे तो उसके लिए तो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। तभी जो वहाँ पे टाइसन होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, फिर टाइसन के सामने सिस्टर जू आ जाती है। टाइसन बोलता है सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, सिस्टर जू बोल रही होती है बट टाइसन आप यहाँ पे, सच में आज काफी लकी कि मैं आपसे मिल गई। टाइसन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे फ्लैंक्स खरीदने के लिए आई हो। सिस्टर जू बोल रही होती है कि मैं पहले माउंटेन के नीचे गई थी और मैंने काफी खतरनाक मिशन करके आई, इस बात से मैं भाई काफी खुश हुआ, उसने मुझे कहा कि मैं रिवॉर्ड के तौर पर अपने लिए फ्लैंक्स खरीद सकती हूँ और मैं अपने लिए कोई भी स्वॉर्ड चुन सकती हूँ जो भी यहाँ पे मुझे पसंद आए। टाइसन सोच रहा होता है कि मुझे व्हाइट हाउस से रिवॉर्ड मिलता है, जहाँ से रिवॉर्ड पाने के लिए मुझे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है और काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वैसे रिवॉर्ड तो काफी डायरेक्ट है, अपने भाई से मांग लो, आखिर कहाँ का इंसाफ है। टाइसन बोल रहा होता है हाँ ये तो काफी अच्छी बात है, आपके बड़े भाई काफी ज्यादा अच्छे हैं। सिस्टर जो बोल रही होती है बड़ा टाइसन आखिर आपने यहाँ पे कौन सी स्वॉर्ड पिक करी। टाइसन बोल रहा होता है मैंने कोई भी स्वॉर्ड नहीं ली है, यहाँ पे भी स्वॉर्ड से वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, वही मेरे पास कॉइन्स काफी ज्यादा कम है, मैं कहीं बाद में ले लूंगा। सिस्टर सोच रही होती है यहाँ पे टाइसन को हेल्प चाहिए, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं हेल्प करूंगी। सिस्टर जो बोल रही होती है कि आखिर आपको कौन सी स्वॉर्ड पसंद आई, क्या मैं आपको स्वॉर्ड दिला सकती हूँ। टाइसन उसको मना करते हुए बोल रहा होता है नहीं ये सही नहीं रहेगा, जो फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है वो काफी ज्यादा महंगी और एक्सपेंसिव होती है, आखिर मैं यहाँ पे इतना बड़ा तुमसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। टाइसन सोच रहा होता है सर के पास में काफी सारा पैसा है पर मैं इसे गिफ्ट नहीं ले सकता। एक बार की बात है कि मैं सुशांत के सीनियर ने कहा था अगर तुम एक अमीर लड़की को फंसा लेते हो तो तुम्हें अच्छा आर्टिफैक्ट दिला सकती है, पर यहाँ पे कल्टिवेशन तुम्हें ही करनी पड़ेगी। टाइसन सोच रहा होता है मुझे एशियन मास्टर की बात माननी चाहिए, मुझे पागल नहीं बनना चाहिए। सिस्टर जो बोल रही होती है कि आखिर आप मुझे स्वॉर्ड क्यों नहीं ले रहे, हम तो यहाँ पे अच्छे दोस्त है ना, क्या आप इतनी भी बात नहीं मानेंगे। टाइसन बोल रहा होता है कि हाँ मुझे दोस्त है पर मुझे तुमसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। की गैदरिंग के लिए काफी छोटी चीज होती है, लेकिन जो फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है वो काफी महंगी चीजें होती है, इतनी महंगी चीज मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। सिस्टर तो बोल रही होती है अगर आप ऐसा ही कह रहे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। टाइसन बोल रहा होता है आप अपना टाइम लीजिए और एक काफी अच्छी स्वॉर्ड चुनिए। सिस्टर तो बोल रही होती है कि ब्रदर टाइसन आप मुझे अभी भी सिस्टर ही कहते हैं, आपने तो कहा था ना कि हम लोग दोस्त बन चुके हैं तो इसी वजह से आप मुझे आपसे जिया कहेंगे। टाइसन बोला ठीक है सीनियर सिस्टर जू। तभी वहाँ पे कोई बंदा टाइसन के कंधे पे हाथ रख देता है, वो बंदा बोल रहा होता है कि जूनियर सिस्टर जिया क्या यहाँ पे ये बंदा को परेशान कर रहा है, अगर आपको यहाँ पे कोई परेशानी है तो आगे पता जिलियंग यहीं पर है वो आपकी हेल्प करेंगे। लगता है ये बंदा कोई स्ट्रेंजर है और आपको बुली करने का ट्राई कर रहा है, अगर यहाँ पे सिस्टर जिया को हेल्प चाहिए तो हम तीनों साथ में अटैक करेंगे। तभी सिस्टर आगे बढ़ते हुए बोलते कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रदर टाइसन मेरे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, हम लोग यहाँ पे लास्ट मिशन में मिले थे। शैंग बोल रहा होता मुझे माफ करिएगा मैंने आप लोग को परेशान कर दिया, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे मिल गया, लगता है कि हमारी किस्मत में लिखा होता है यहाँ पे मिलना। जिया बोल रही होती कि तुम यहाँ पे फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीदने के लिए आए हो। शैंग बोल रहा होता है कल मैं काफी पावरफुल टीम लेके गया था और मैंने हुआली रिवर के अंदर मॉन्स्टर को मारा है, ये मिशन काफी बड़ा था और इसे कंप्लीट करने में मेरे डैड काफी खुश हुए, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नई फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीद सकता हूँ। सिस्टर जिया बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है। तभी शैंग जिया क्या कहते हुए बोलता है कि आपने किसी स्वॉर्ड खरीदी सिस्टर जिया, पक्का आपने काफी अच्छी स्वॉर्ड खरीदी होगी। जिया चिढ़ते हुए बोल रही होती है कि अभी तक मैंने खरीदा नहीं है, अभी मैं स्वॉर्ड देखने वाली हूँ। शैंग बोल रहा होता है जो भी स्वॉर्ड पसंद आए आप मुझसे कह सकती हैं, मैं आपको दिला दूंगा। जिया बोल रही होती है कि नहीं ये सही नहीं है,
जो फ्लाइंग शॉट होती है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। मैं अभी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप मेरे ऊपर पैसा खर्च करें। शैंग बोल रहा होता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं है? मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकता हूँ ना। सिस्टर जिया बोल रही होती है मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिले। शैंग बोल रहा होता अगर आप मेरी बात नहीं माने तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे क्या आप आज फ्री हैं? हम लोग शाम का साथ में डिनर कर सकते हैं। तभी वहाँ पे जिया टैक्सी लेके जाने लगती है। जाते हुए जिया बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर शैंग मैं ऐसे जा रही हूँ। वही शैंग सोच रहा होता है कि आखिर जा क्यों रही है। शैंग बोल रहा होता तुम अभी मुझे सीनियर ब्रदर ही कह रही हो, ये सुनने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अब हम यहाँ पे काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं तो तुम मुझे शैंग कह सकती हो। जिया बोल रही होती है ठीक है सीनियर ब्रदर शैंग, मैं ये बात याद रखूंगी। शैंग बोल रहा होता है अभी भी वही कह रही है। मैं यहाँ पे काफी ज्यादा हैंडसम हूँ और जो मेरा टैलेंट है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है, फिर भी बार बार सिस्टर मुझे इग्नोर कर देती है। ये बिल्कुल अनरीजनेबल है। उसके बाकी चले ये बोल रहे होते हैं कि आप सही कह रहे हैं, आप यहाँ पे एब्सोल्यूट टैलेंट है, आखिर कोई आपको इग्नोर कैसे कर सकता है। शैंग बोल रहा होता है तो फिर मुझे बताओ आखिर वो मुझे इग्नोर क्यों कर देती है। तभी शैंग का चेला बोलता है मुझे पता वैसा क्यों करती है, पक्का उनका कोई बचपन का स्वीट हार्ट होगा जिसे वो काफी ज्यादा पसंद करती है, इसी वजह से वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करती। शैंग बोल रहा होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरा वाला चेला बोल रहा होता है कि अभी जो उनके साइड में बंदा खड़ा था सच वो काफी सस्पिशियस था। जो बंदा यहाँ पे खड़ा था वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वही सिस्टर उसे चिपके जा रही थी। पक्का यहाँ पे काफी कुछ अजीब है। कहा से वाला बता रहा होता है कि लास्ट मिशन के अंदर जिया ने हीलिंग पाउडर का यूज किया था जो कि काफी अच्छा स्मेल करता है और यहाँ पे नहाने के बाद जिया की बॉडी की तो स्मेल बच गई है और जो हीलिंग पाउडर की स्मेल वो काफी अच्छी और काफी स्ट्रॉन्ग है। ब्रदर शैंग बोल रहे होते हैं हाँ यहाँ पे काफी कुछ अजीब है। अभी मुझे सिस्टर जिया उस बंदे में सेम स्मेल आ रही थी जैसे कि उन लोगों का परफ्यूम बिल्कुल एक हो, दोनों ही काफी अलग स्मेल कर रहे थे। लगता है कि तुम लोग सही कह रहे हो, वो लड़का में बहुत ही बड़ा कमीना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से मैं आज से रिजेक्ट होते हुए आया हूँ। अभी के अभी जाके पता करो कि आखिर उसका नाम क्या है और वो कौन से सेट से बिलोंग करता है। मुझे भी देखना कि आखिर वो कौन कमीना है जो कि मेरी सिस्टर जिया को मुझसे चुरा रहा है। उस बंदे को मैं बिल्कुल ही माफ नहीं करने वाला। बाकी दोनों बंदे बोल रहे होते हैं कि बॉस आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। सीन चल होता है हम देखते हैं जिया और टाइसन को। जिया बोल रही होती है जो ब्रदर शैंग है वो यूनियन पी के लॉर्ड के बेटे हैं, उनके फादर एक पी के मास्टर हैं। इस तो हमेशा काफी प्रिटेंड करते हैं कि वो काफी पावरफुल है, लेकिन रियलिटी में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो यहाँ पे हमेशा ट्राई करते हैं कि मेरे करीब आ सके, जो कि मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। अगर वो पीक मास्टर के बेटे नहीं होते तो मैं उन्हें नहीं छोड़ती। टाइसन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। टाइसन सोच रहा होता है जो यूनियन ऑफ पीक है उसके मास्टर काफी फेमस मास्टर है और लोगों ने काफी बड़ा जेंटलमैन भी कहते हैं। लगता है जो उनका बेटा वो उनकी तरह नहीं है, वरना वो कभी भी ऐसे यहाँ पे बिहेव नहीं करता। जैसे टाइसन हवा में देखता है उसे वहाँ पे काफी ज्यादा तेज फायर दिखती है। टाइसन सोच रहा होता है कि हवा से वैसे में मास्टर ही उड़ सकती है, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो देखने में बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह लगती हैं। लगता है कि मेरी मास्टर वापस आ चुकी हैं, मुझे उनके पास वापस चलना चाहिए। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।